बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की, यानी कि एक दूसरे की कदर करने की, एक दूसरे की तारीफ़ करने की, एक दूसरे से पॉजिटिव अंदाज में पेश आने की। अब जब भी इस किस्म की बात होती है तो आपको भी पता है व्यूअर्स, हम बात करते हैं कि मियाँ जो है उसको बीवी को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज मैं दोनों पहलू टच करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स ये तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, स्पेशली हमारी जो होम मेकर्स हैं और हमारी वर्किंग लेडीज़ भी हैं, जब वो मैरिड होती हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे ना भी हों तो अगर अपना एक घर वो रन कर रही होती हैं तो माने या ना माने ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़ातून पे ही पड़ती है कि भाई घर की सारी चीज़ें भी मैनेज की जाएँ, काम को भी देखा जाए। कुछ ऐसे कपल्स हैं आजकल जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, जो ये बड़ा एफर्ट करते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली कंट्रीब्यूट करें। लेकिन मेरी जनरेशन तक तो कम से कम, मेरे एज ग्रुप और शायद उसके बाद जो एक जनरेशन थी तब तक भी यही एक सोच थी कि भाई औरत काम करे, ज़रूर करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन घर औरत की ज़िम्मेदारी है। पिछले दिनों में जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी और थोड़ा सा मैं आउट ऑफ लाहौर थी ज़्यादा, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी एक दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मैं वापस आई हूँ, मेरी मार्बल की ज़मीन अजीब सी हुई हुई है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है, पौधे मरे हुए हैं। तो कहती है हाँ ज़ाहिर ही, तुम ट्रैवल जो कर रही थी। तो मैंने कहा एक मिनट, क्या घर की ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरी है? तो मुझे ये बात चुभी भी कि भाई अगर मैं काम कर रही हूँ और अगर मैं भी घर का एक अर्निंग मेंबर हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे क्यों पड़ती है? एंड फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो फैसल ने कहा कि जुगन अगर कोई इस किस्म की चीज़ें थी तो मुझे बता देती। तो मैंने कहा वो तो ठीक है फैसल, मुझे पता है आप काम करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन मैं भी काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए गई हुई थी और आप उन दिनों में लाहौर में थे। तो अगर ज़मीन का कोई इशू बन रहा था, ख़राब हो रही थी, कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उसी वक्त ठीक करा लेते, क्योंकि चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो व्यूअर्स आपको पता है फिर वो ख़राब होती ही चली जाती है अगर आप उसको उसी वक्त स्टॉप ना करें। खैर, ये तो एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। बट जिस तरह एक औरत अप्रिसिएशन की या वो जो कहते हैं कि तारीफ़ की, या एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि मोहताज होती है, लेकिन डेफिनेटली उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो मर्द का काम भी तो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है ना, मतलब वो भी हर रोज़ इमोशनल सपोर्ट रिक्वायर करता है किसी ना किसी तरह की। देखिए, एक गाड़ी, चले बाइसिकल कह लेते हैं, गाड़ी के तो फिर 4 पहिए होते हैं ना, आप एक साइकिल ले लें, साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया जो है वो पंचर हो जाए या वो मतलब ना काम कर रहा हो तो दूसरा पहिया भी यूज़लेस हो जाता है। उसी तरह घर में अगर मियाँ बीवी की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं है तो आई एम सॉरी व्यूअर्स, मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। और मर्द अक्सर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं। अब मैं आजकल की जेन ज़ी और इस जनरेशन की बात नहीं कर रही, वो तो माशाल्लाह बड़े सेंसिबल हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फीलिंग्स भी शेयर कर लेते हैं, डिस्कशंस भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी जनरेशन्स हैं उनसे पहले वाली, इवन अगर मैं कहूँ कि मिलेनियल्स, तो अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करते। अगर तकलीफ़ में है तो तकलीफ़ में है, नहीं बताएंगे कि मुझे ये चीज़ बॉदर की या कोई चीज़ अपसेट हुई। और अक्सर आपने ख़वातीन को कहते हुए सुना होगा कि नहीं मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं करते, बस एक ही दफ़ा फटते हैं। बट अगला बंदा क्यों उस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे जिस तरह एक प्रेशर कुकर फट जाता है उस तरह वो मर्द फटे। एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की अच्छाइयों पे उनकी तारीफ़ करना। अगला बंदा अगर किसी प्रॉब्लम में है, देखिए अगर एक मर्द किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ऑफिस में उसकी बड़ी टेंशन है, घर पे भी मिजाज ऑफ है, अगर 2 लम्हे उस बेचारे के साथ बैठ के डिस्कशन कर ली, उससे पूछ ला कि भाई क्या हुआ, ठीक है शायद काम की चीज़ें, मैं अपने हस्बैंड की वकालत और लॉ से रिलेटेड टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स 13 साल हो गए, आज भी नहीं समझ पाती कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये तो अंडरस्टैंड कर जाती हूँ ना कि अगर ऑफिस में उनके एसोसिएट्स हैं तो उधर कोई इशू हो रहा है, पार्टनर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, काम नहीं आजकल आ रहा, इस तरह की बेसिक बात तो मैं समझ सकती हूँ। तो थोड़ा सा जब इंसान सुख दुख कर लेता है, कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि पता है जुगन, 2 मिनट अगर मेरे से बात कर लेती हो ना आराम से, और मैं थोड़ा सा अपना दिल हल्का कर लेता हूँ, मुझे पता है आधी बात की शायद तुम्हें समझ भी नहीं आ रही होती मेरे किसी केस से रिलेटेड या वट, बट मेरा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि मैं और किससे बात करूँ। एंड इट्स ट्रू, मर्द हजरात आपस में भी जब बैठते हैं तो वो सुख दुख नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब काम की बात कर ली, लेकिन एक्चुअली अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स कम एक्सप्रेस करते हैं। ये साउथ एशिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अल्लाह का शुक्र है वेस्ट में अब ये मसाइल नहीं होते। और फिर अगर हम कहें कि जी अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, माहिर नफ्सियात के पास चले जाएँ तो उस बात पे ऑफेंड भी हो जाते हैं।
सो अल्टीमेटली जिस तरह हम औरतों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रांसजेंडर में देखिए उनको भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी तरह मर्द को भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक दूसरे की सपोर्ट करना, अंडरस्टैंड करना। अगर मियाँ को आप कहते हैं कि भाई हमने पूरा घर पेंट करवाना है, बिल आ रहा है 20,000 25,000 रुपये, मियाँ कह रहे हैं कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं जो है वो हमारा ड्राइंग रूम या लाउंज या घर के बाहर के हिस्से को पेंट नहीं करा सकता, तो भड़कना, गुस्सा करना, आपके पास तो कभी पैसे नहीं होते हैं, आपके तो मसले ही नहीं ख़त्म होते हैं, मेरी बारी आती है तो आपके पास 1 रुपया नहीं होता, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करें। क्योंकि व्यूअर्स, रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात अंडरस्टैंडिंग से ही आगे बढ़ते हैं। जब हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भिड़ते हैं तो घर का माहौल तो ख़राब होता है, लेकिन उससे ज़्यादा माहौल तब ख़राब होता है जब दोनों पार्टीज़ चुप हो जाती हैं, ना एक दूसरे की तारीफ़ करती हैं, ना एक दूसरे से कोई गिला शिकवा करती हैं, बस चुप हो जाते हैं और मशीन की तरह आप अपनी एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, रोबोट की तरह। देखिए, हौसला अफजाई हर इंसान को चाहिए होती है। आप बच्चों को देखें, बच्चे क्लासिक एग्जाम्पल है, मासूम होते हैं ना, ज़रा सी उनकी तारीफ़ कर दो तो ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि जो काम नहीं भी करना चाह रहे होते वो काम भी कर देते हैं। सो मर्द हुआ हो, औरत हो, कोई भी जेंडर हो, आप अगर उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, लड़की अपने माँ बाप के घर में क्यों ज़्यादा खुश रहती है? लड़के तो खैर जब और लड़की की शादी होती है तो यूजुअली अपने पेरेंट्स के घर में ही होते हैं, अगर जॉइंट फैमिली हो, और अगर अलहदा से भी अपनी जगह पे अपना घर ले लेते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो घर से उनको तारीफ़ ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर एक औरत की या मर्द की कॉन्स्टेंटली तनकीद हो रही है या उनकी अच्छाई बुराई दोनों इग्नोर हो रही है, तो आप खुद सोचें व्यूअर्स, उस इंसान के दिमाग का क्या हाल होगा, वो कितना को डिस्टर्ब होगा, वो कितना को अपने आप को अकेला फील करेगा। देखिए, मतलब छोटा सा एग्जांपल दूंगी, अगर एक औरत जो है वो बहुत मज़े की कोई डिश तैयार करती है और इसलिए उसने वो बड़े मज़े की डिश तैयार की है और ज़रा एक्स्ट्रा लाड प्यार वाली चीज़ की है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने एक दिन पहले शेयर किया कि यार मैं बड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरद्दुद कर लेती है, बैठ के उससे 2 मिनट सुख दुख कर लेती है, तो वो मर्द उसको अप्रिशिएट करेगा उस चीज़ को। और अगर वो वर्बली कहे या ना कहे, फील तो करेगा ना कि यार अगले ने मेरा ख्याल किया, अगले ने मेरी प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया। अगर औरत फॉर एग्जांपल किसी दिन थकी टुटी घर पे बैठी हुई है, उससे नहीं काम हो रहा, उसकी तबीयत ख़राब है, तो अगर शौहर एक दिन खाना बना देता है, कपड़े धो देता है, सारा कुछ कर देता है और उसको ये फील कराता है कि यार तो आप जो करती हो मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं हूँ ना साथ खड़ा। यूएस कसम से ये जो एक लाइन होती है ना कि हम संभाल लेंगे, हम यानी कि हम दोनों मिल के किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इशू को साथ फेस कर लेंगे, उससे ताल्लुक़ में, रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं स्पेशली इसलिए मियाँ बीवी की बात कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक़ में सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे को इग्नोर कर जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ज़िंदगी में हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, चीज़ें हमारी इतनी बिजी हो जाती हैं। लेकिन वो 1 मिनट लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी थकी हुई हूँ, फैसल भी थके हुए हैं, नई हिम्मत, नई मूड बात करने की, नई वो कि कुछ भी करने का दिल चाह रहा, आपस में ये बात भी कर लेना कि यार आज मैं बड़ी थकी हुई हूँ, हस्बैंड भी कहे यार मैं भी थका हुआ, अच्छा चले चुप करके कोई फिल्म देख लेते हैं, या आज चुप करके ना फ़ोन पे कुछ कर लेते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, बस आज साइलेंस में बैठते हैं। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत चीज़ हो सकती है, ना कि दोनों चुप करके भूसी, वो जो कहते हैं ना सड़ी बूथी बना के बैठे हुए हों, दोनों इसी टेंशन में हो कि आए हाय इसको क्या हो गया है, और बीवी जो है वो सोच रही है इनके मूड को क्या हो गया है। सो थोड़ा सा चीज़ों को अगर बैलेंस में लेके चलना है तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, 2 सेकंड लगते हैं व्यूअर्स किसी की तारीफ़ करने में, किसी को अप्रिशिएट करने में, और ज़रूरी नहीं है कि कोई मौका ही हो। अगर आपका मियाँ सारा साल काम करता है, हर महीने जॉब पे जाता है, ड्यूटी पे जाता है, आप भी अगर काम पे जाती हैं, किसी वजह से कोई ऐसा मामला होता है जहाँ पे वो डिस्टर्ब्ड है, आप उसकी सपोर्ट कर दें। वो अगर आप किसी जगह पे स्टक है, और याद रखें जब आप ये करेंगी तो वो भी देखेगा ना कि आप कर रहे हो, और बातों बातों में आप ये बात कह भी सकते हैं। बड़ा एक अच्छा तरीका है इस चीज़ को कहने का। मेरी एक सहेली ने बड़े मज़े की एक चीज़ की जो हम सब ने फिर अपनी ज़िंदगियों में भी फॉलो की। शुरू में जब उसने और उसके हस्बैंड ने शादी हुई तो दोनों काम कर रहे थे, बिकॉज उनका ख्वाब था कि हम अपना घर बनाएंगे, अम्मा अब्बा से नहीं हमें हेल्प चाहिए, हम खुद बनाएंगे। दोनों के मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनको पता था कि पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते बना के देना। खैर वो दोनों जॉब कर रहे थे दोनों।
तो वो क्या करती थी कि जब वो किसी एक दिन ना, जिस तरह पूरा हफ्ता अगर जॉब करी है तो जुम्मे वाले दिन, जुम्मे को जल्दी आ गई घर, थोड़ा सा तरद्दुद किया, कैंडल वगैरह जला दी, थोड़ा सा ना कैंडल लाइट डिनर टाइप अरेंज कर दिया। तो एक दफ़ा उसके मियाँ ने अप्रिशिएट किया, दूसरी दफ़ा किया, तो दूसरी दफ़ा उसने अप्रिशिएट किया तो उसने कहा मैं तो आपके लिए करती हूँ, जॉब तो मैं भी करती हूँ, तो कभी आप भी कर लिया करें ना। मजाक मजाक में, ताना नहीं मारा। लो जी, उसके 2-3 बाद उसके हस्बैंड ने भी ये चीज़ की। अब एक रूटीन की चीज़ है कि एक दफ़ा वो करती है कोई इस तरह की चीज़, एक दफ़ा वो करता है। व्यूअर्स, इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब माशाल्लाह उसके 3 बच्चे हो गए हैं, उनकी बड़ी एक हैप्पी सेटल लाइफ है। कभी कभी उसका हस्बैंड ऐसे करता है, वो कहता है तुम आओ, पता चलता है कि जी बच्चे भेजे हुए हैं, उसने अपनी अम्मी के घर, दादी की तरफ बच्चे गए हुए हैं, आज आप और मैं बस रिलैक्स करेंगे, हम मूवी देखेंगे, गप्पे लगाएंगे, बच्चे रात वहीं पे सोएंगे, हम लोग मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम देंगे। व्यूअर्स, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इतना कोई एफर्ट नहीं होता भाई। अगर कहीं शादी पे, किसी फंक्शन पे कहीं जाना होता है, तब भी तो अम्मा अब्बा के घर बच्चे छोड़ ही देते हैं ना थोड़ी देर के लिए। हम, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, माँ बाप से लाड प्यार करते हैं, फ्रेंड्स की कितनी तारीफ़ें करते हैं, तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करने में क्या प्रॉब्लम है? इस सवाल के साथ आज मैं इस गुफ्तगू को यहाँ पे कंक्लूड करूँगी और अब राय लेंगे हम अपनी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ आमना इलियास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, एहसास एक दूसरे का करना, हमें हमेशा ये होता है दूसरा मेरा एहसास क्यों नहीं करता। क्या हम दूसरे का एहसास करते हैं? हमें प्यार चाहिए, लेकिन क्या हम प्यार दे रहे हैं? बिल्कुल, सबसे कीमती जज्बा ही एहसास है और वही है कि जो चीज़ हमें चाहिए जब हम वो देना शुरू कर देंगे तो वो हमें शायद मिलना भी शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें अप्रिसिएशन है। आप वैल्यू करना शुरू कर दें, आपके करीब जितने भी रिश्ते हैं उनको वैल्यू करें, उनको बताएं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जो मेरे लिए करते हैं वो तो बहुत अहम है। एंड एट दी एंड आपकी वर्थ में इजाफा होगा। एट दी एंड आपको वो वैल्यू करेंगे कि अच्छा, मेरी कोई भी एफर्ट फॉर ग्रांटेड नहीं है, एटलीस्ट ये उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ रही हैं। तो इस चीज़ से वही आपने बोला, इतना अच्छा आपका बॉन्ड डेवलप हो जाता है, एक रिलेशनशिप आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अदरवाइज़ वही नॉर्मल रूटीन में आपने भी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, उन्होंने भी करनी है, और वो कहते हैं ना, एक मशीनी ज़िंदगी तो चल रही है। बात ये कि मर्द औरत ने एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसका आप हिस्सा हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये नहीं है कि स्टॉप पे पहुंचे तो उतर गए। मियाँ और बीवी ने, मैं यही तो मुझे हैरत होती है कि आपस में वो सारे एफर्ट्स करें। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं घरों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, हमें जेवर लेना है, हमें ज़मीन लेनी है, हमें 100 करोड़ चीज़ें खरीदनी है, लेकिन उस ताल्लुक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो सारी ज़िंदगी का है। सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को कदर करें, अप्रिशिएट करें। महंगे महंगे तोहफों से 1000 गुना ज़्यादा ये बेहतर है। मैंने बड़े मर्द देखे हैं जो बहुत अमीर होते हैं और वो अपनी बीवी को अप्रिशिएट नहीं करते, उसको कोई वैल्यू नहीं देते। हाँ, जब बीवी ज़्यादा कुड़कुड़ भिड़ती है, कंप्लेन करती है, तो उसको कोई महंगा तोहफा लेके मगरों ला दिया। उससे देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रह जानी है। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम, यादें, मेमोरीज बनाएं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को प्यार दें, रिगार्ड दें। हर इंसान एट द एंड ऑफ द डे आमना प्यार का भूखा है। जानवर देख लो, इंसान को देख लो, पौधों तक को देखो। ये तो साइंस ने प्रूव किया कि जिन पौधों को आप प्यार देते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनको पानी खुद डालते हैं, उनकी केयर करते हैं, वो पौधे भी ज्यादा उसी जगह पे, उसी लाइट में, उसी एरिया में आप दो कोनों में पौधे लगा दें। एक जगह आप बहुत अप्रिशिएट करें, सारे दूसरे को नहीं करें, पौधे तक ज्यादा बेहतर उगते हैं। बिल्कुल, पौधे, चरिंद परिंद, इंसान, हम सब प्यार के भूखे हैं। नेचर है ये हमारी। और इसीलिए तो आजकल लोग इतने डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी आ गई। बिल्कुल। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगी व्यूअर्स, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है तो सोशल मीडिया का जो आप फजूल इस्तेमाल करते रहते हैं लोगों की बुराइयां करने के लिए, तनकीद करने के लिए, सोशल मीडिया यूज़ करें ना। सोशल मीडिया पे अपने मियाँ की तारीफ़ करें, उसे कोई चीज़ डेडिकेट करें, उसे कोई प्यारी चीज़ लिखें, हस्बैंड अपनी वाइफ, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं। फिर अगर करना है अप्रिशिएट तो हर तरीके से करें। बड़े लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे अप्रिसिएशन करते हैं, आपस में हेलो हाय तक नहीं है घर पे। सही। तो टोपी ड्रामे नहीं करने, जो करना है दिल से करें, जेन्युइन करें। और व्यूअर्स, ऑनेस्टली दिल से प्यार करेंगे, दिल से अप्रिशिएट करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कितनी खुशहाली और कितनी पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिविटी तभी आती है व्यूअर्स जब जो दो मेन लोग घर के होते हैं ना खुश होते हैं। हम छोटे होते थे, माँ बाप जब लड़ते थे, भिड़ते थे, हम कितना खौफजदा होते थे। तो जस्ट बिकॉज हम अब पेरेंट्स बन गए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम भूल जाएं कि हमारे बच्चे भी छोटे हैं। एंड सच्ची बात बताऊं,
40 साल का भी बच्चा जब अपने 60-70 साल के माँ बाप को लड़ते हुए देखता है ना, उसका त्राह निकल जाता है। तो छोटे बच्चों को भी एक अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब आप दोनों अच्छे साथी बन के आगे चलेंगे तो आपके बच्चे भी कल को किसी और का एक अच्छा साथी बनेंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमनाज़ किचन में आमना इलियास से फिर मुलाकात होगी। उनसे जानेंगे कि आज वो क्या बना रही हैं, कुछ बनाना सीखेंगे भी और रेसिपी भी लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में जहाँ पे प्यारी सी शेफ आमना इलियास हमारे साथ है। आज आमनाज़ किचन में क्या बन रहा है? जी, आज हम बना रहे हैं चिकन रेशमी हांडी। क्योंकि बातें तो बहुत सी बनती हैं आपके किचन में। बिल्कुल, अभी हम थोड़ी सी ये प्रोफेशनल ज़रा सा रेस्टोरेंट स्टाइल वाला हम चाह रहे हैं कि ज़रा हम वो रेसिपी दें, ताकि जो होता है कि यार बाहर जो फ्लेवर आता है वैसे वाले ट्रिक्स थोड़े से बताएंगे हम आपको। क्योंकि होता ही है कि जब हम घर पे रेशमी हांडी बनाते हैं जी, तो वो नॉर्मल सी बिल्कुल वो चिकन हांडी बन जाती वो है। वाइट कोरमा टाइप की लुक आती है उसमें। उसका और सब यार लुक जैसी भी आए, जायका तो वो वाला है बिल्कुल ना, फ्लेवर उसके लिए। इसीलिए फिर घर से लोग भागते हैं कि भाई हम लोग रेस्टोरेंट से मंगा लें। जी बिल्कुल, अच्छा जी, उसके लिए हम तो मैं क्या काम कर रही हूँ? आप ये चिकन को हम सबसे पहले इसको हमने ऑयल है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ कप ऑयल हमने लिया है, क्योंकि हमने इसको इसमें ऑलमोस्ट कुक कर लेना है। तो हम इसमें ये पहले डाल देंगे, जब ये कुक हो जाएगा तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। चलें जी, तो आप अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ पहले आ जाएं। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको इसके बता देती हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमने तेल ले लिया है तकरीबन, पहले हमने 2 खाने के चम्मच लेंगे। शिमला मिर्च ली है 2 अदद, उसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज है 1 अदद, चॉप कर लिया उसको। मुर्गी का गोश्त हमने इसमें बोनलेस से बनती है वो ले रहे हैं आधा किलो। कॉर्नफ्लोर है 2 खाने के चम्मच। बटर हमने लिया है 2 खाने के चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच। बादाम है 2 खाने के चम्मच, या ये कम से कम आप 8-10 ले लें क्योंकि इनका पेस्ट बनाना है। हरी मिर्च है 1 खाने का चम्मच पेस्ट है। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है। ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च भी 1 चाय का चम्मच है। क्रीम 3/4 कप है। क्रीम चीज़ लेने हैं 2 खाने के चम्मच। नमक हस्बे जायका है, और दूध तकरीबन हम हाफ कप ले लेंगे। अदरक, हरी मिर्च और मक्खन ये एंड पे गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। ये देखिएगा असल में अच्छा इसकी जो बेस जो एक वो डिफरेंट इसको करती है ना, क्रीम चीज़ इसमें ऐड होगी। अच्छा, हम लोग डाल देते हैं क्रीम क्रीम। जी हाँ, तो वो तो थोड़ी तो और थोड़ा सा उसको पकाओ तो वो फट भी जाती जी, है। क्योंकि वो एक वाइट कोरमा या वो एक थोड़ा सा मखनी वाला फ्लेवर आ जाता है। इस वजह से भी एक बेसिक इसका चेंज ये है कि क्रीम चीज़ मार्केट में भी आपको पता है बहुत सारी अवेलेबल है, आप वो लेना चाहें वो ले लें। और दूसरी इसकी जो ये मैरिनेशन जो इसकी मिक्सिंग है ना वो है, सबसे पहले मैंने ये किया था कि चिकन को मैंने पानी में डाला, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून नमक डाल के इसको उसमें छोड़ दिया था काफ़ी टाइम। तो उससे कि हम जब ये इसको फ्राई करेंगे ना तो ये अब देखिएगा एक तो ये टेंडर बहुत अच्छा हो जाएगा और जूसी जो है ना ये बड़ा बनेगा उसकी वजह हाँ, लेकिन एक बात कहूँ, एक तो अगर आप डार्क मीट से बनाएं तो वो ज़्यादा मज़े का होता से। है, बिल्कुल ऐसे ही तो वो ज़्यादा जूसी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हड्डी समेत बनाए, आई नो बोनलेस हांडी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बट देखिए रेस्टोरेंट में तो चलो बोनलेस हांडी आपने खा ली, घर पे हड्डी समेत बनाते हैं ना तो जो हड्डी की यखनी निकलती है जी, उसका कोई नेम बदल नहीं है। वाकई फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसके जूसेस फिर आपके जो हांडी है उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो ये एक डिफरेंस ये भी हो जाता है। बट ये अभी जब तक कुक होगी इसके ऊपर कलर इसका चेंज हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट 80% कुक हो जाएगी। लेकिन ऑयल इसमें हमने बहुत डाला जी है जी यार। जी, क्योंकि ये पूरी एक उसकी आपको पता है मैंने एक वो जो रेस्टोरेंट वाला फील देने के लिए इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ऑयल में इसको बना रहे हैं। ये करने के बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे पास है जो कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट होता है, ये देखिएगा ये मैंने लिया हुआ है। ये इसमें मसाले सारे जो हैं वो मैंने ब्लेंड किए थे। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ज़ीरा है, सूखा धनिया ले लिया है, और उसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर मैंने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी खसखस ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, और उसके साथ बादाम जो मैंने मेंशन किए थे उनको सोक कर लिया था पील करके, वो हमने ऐड कर देने हैं। दही ले लेना है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ये मैंने वो इसमें ऐड किया। उसके साथ धनिया और उसके साथ साबित हरी मिर्चें, ये सब हमने ब्लेंड कर लिया। दही के साथ ही मैंने इनको ब्लेंड किया, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया। उसके साथ ही हम ये ब्लेंड कर लेंगे तो ये एक हमारा अच्छा सा पेस्ट सा रेडी हो जाएगा। वो हमने जब ये चिकन हमारा रेडी हो जाता है, थोड़ा सा कुक हो जाता है, फिर हमने इसके अंदर ये ऐड करना है, सीजनिंग ऐड करनी है। जब बिल्कुल आपको लगेगा कि इसका पानी खुश्क हो जाता है, और उसके बाद फिर हम इसमें क्रीम चीज़ ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून क्रीम बिल्कुल सर्विंग से पहले ऐड करेंगे, और बटर एंड धनिया और ग्रीन चिली के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ऑसम। अच्छा, जहाँ पे हम ताल्लुकात की बात कर रहे थे, आपके ख्याल से सबसे बड़ी 3 क्या मिस्टेक्स हैं जो मियाँ बीवी आपस में बनाते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने भी बोला ना, अच्छा मुझे वाकई ये लगता है चीज़ के ना शायद हमारे माशरे में भी बड़ी ज़्यादा इर्द गिर्द भी हो रही है
कि वाकई अप्रिसिएशन की इतनी कमी है ना कि मतलब ठीक है वो एक कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि अच्छा, यार कोई इसने आपके कहाँ मियाँ जाना या है। बीवी की तारीफ भी करे तो लोग मगरों लाने वाली बात जी। करते हैं। कि आप हाँ, मुझे ठीक आप है। मुझे कहें कुछ फैसल के बारे में। कि बहुत अच्छे हैं आपके हस्बैंड। हाँ हाँ, एनीवे ये बात छोड़ो, मुझे तुम बताओ तुम्हारा। हम बिल्कुल, क्या अच्छा इस बारे में अपने बात ही नहीं मियाँ या करनी। बीवी की तारीफ भी नहीं सुनना चाहते, ऐसे ये ही। तो आप छोड़ें। जी भाई अगर मुझे कोई मतलब अगर आपको कोई कहता है कि जैसे फैसल माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रिंसटन येल दोनों के पढ़े हैं, मुझे अगर कोई आके कहता है कि जी माशाल्लाह आपके हस्बैंड बड़े अकम्पलिश्ड है, तो मैं कहती हूँ हाँ जी माशाल्लाह वो बड़े अकम्पलिश्ड है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं, आईवी लीग के, ये वो। देखिए आपकी दुनिया जहान तारीफ कर ले, लेकिन जब आपका वो बंदा तारीफ करता है जिसे आप प्यार करते हैं, मैटर करती है। मैटर तो वही करती है। अच्छा फिर उल्टा ये भी चीज़ बड़ी होती है, अगर हम ये 2-3 पॉइंट्स पे बात करें, एक तो ये कह दिया, दूसरा भी तो अरे नहीं तुम्हें नहीं पता, अगर मैंने कहा ना कि यार बड़े सपोर्टिव है, देखें आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, तो वो ये भी बड़ी एक चीज़ आ जाती है। अच्छा वो कभी कभी इसलिए भी बंदा रिएक्ट करता है आमो, बिकॉज देख ये भी तो देखो ना, कभी कभी नहीं भी अगला सपोर्टिव होता जी नहीं, लेकिन एक दिखने। हाँ, अच्छा वो बल्कि तो बिल्कुल दूसरी नहीं चीज होता। इसमें यही आ जाती है, एक तो अप्रिशिएट करना, दूसरी बहुत सपोर्ट करना। यस मैं आमना की बड़ी तारीफें कर रही हूँ, आमना यार गुड जॉब, लेकिन किसी भी सूरत आमना की मैं हेल्प नहीं कर रही किसी मामले में, ना बच्चों में ना किसी और चीज में, फायदा क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। सो सिर्फ मुंह से नहीं आपने तारीफें करनी, आपने फिर सपोर्ट भी करना है आपने। अच्छा ये तो दो चीजें होंगी, तीसरी चीज यही होती है कि एक अपनी एफर्ट मैं समझती हूँ, कोई भी रिश्ता है ना लाइफ टाइम आपको उसमें पुट करनी चाहिए। हम लोग शायद यहाँ ज़्यादातर जो चीज़ देखने में आती है कि शादी से पहले या अगर एक आपका कोई एंगेजमेंट पीरियड है, या उसमें हम लोग बहुत वैल्यू भी करते हैं, डिनर्स भी प्लान करते हैं, सरप्राइज भी प्लान्स करते हैं, बट आफ्टर दैट जब आप एक रिलेशनशिप में है ना, तब हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार इसने कहाँ जाना है, बट ठीक है अब तो बीवी, अब तो हस्बैंड है, डजंट मैटर। मुझे याद आया एक कहानी मैंने एक ज़माने में सुनी, मैं बड़ा दुख हुआ उसको सुन के कि एक लड़की थी, मतलब उसकी मंगनी वगैरह, क्योंकि जब उनका ख़त्म हुआ ना वो सिचुएशन पे डिवोर्स में एंड हुई थी, तो वैलेंटाइन डे पे ना वो लोग रिश्ता भी लेके आए और हाँ और मंगनी हो गई उसी वक्त। बहुत वो लड़की ने, और वो ना बड़े लाल फूल शूल ये वो सारी चीज़ें भी साथ साथ लेके आए। तो अच्छा थी तो 14 फरवरी को, और हम लोग कौन सा कोई वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं वटेवर, लेकिन उस लड़के ने ना और उसकी पूरी फैमिली ने बड़ा ये एफर्ट किया, चलो बड़ा उसको अच्छा लगा। अच्छा अगले साल भी जब मंगनी का पीरियड था, अभी शादी नहीं हुई थी, तो तब भी ना जब वैलेंटाइन डे आया तो फूल भेजे, ये किया वो किया। अगेन हमारे कल्चर में वैलेंटाइन डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है व्यूअर्स, बट क्योंकि ये एक वाकया था और उसी से रिलेटेड था तो मैंने कहा बताऊं। अच्छा उसके अलावा भी ना वो पूरा साल कहती है उस मंगनी का, कहती है मुझे तो मेरे मुंह से अभी बात नहीं निकलती थी, तो ऐसे पूरा करते थे जैसे मियाँ बीवी का करता है, मंगेतर नहीं। बिल्कुल। कहती है शादी के बाद जो पहली मेरी सालगिरह आई, मेरी बर्थडे भूल गई। ओह माय गॉड। अच्छा उसके बाद में वैलेंटाइन डे आया, कुछ भी नहीं। देखें बात यह है कि वो वाली एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें अगले के अंदर ना उजागर करें जो आप पूरी नहीं कर सकते जी। वो उसका एंड में प्रॉब्लम ये था, कहती है मुझे जो इनकी चीजें अच्छी लगी वो चीजें सिर्फ ड्रामा थी, क्योंकि हम लोगों ने कहा ना कि क्या वो तुम्हें वैलेंटाइन डे भी नहीं देता, बर्थडे भी नहीं देता, ये क्या रीजन है कि तुमने नहीं शादी आगे कंटिन्यू करनी, क्या पागलों वाली बात है। कहती है नहीं, हर चीज जो अच्छी थी, जैसे धीमे लहजे में बात करते थे, कहती है अभी शादी अभी रुखसती हुई है वलीमे वाले दिन, कहती है वलीमे को अभी रात को वलीमा में मुझे ड्रॉप किया उन्होंने तैयार होने के लिए जगह पे, तो गाड़ी से मैं उतरी हूँ तो एकदम से हाथ से इशारा किया और उसी तरह खिड़की में गार्ड चार्ड जो पार्लर के बाहर होते हैं उनके सामने बेइज्जती कर दी। अब 1 घंटा ना लगाना तैयार, 2 घंटे ना लगाना तैयार होने में, हमने वलीमे पे भी टाइम पे पहुंचना है, ये वो बटे। कहती है मैं हक्का बक्का रह गई कि जिस बंदे ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की वो वलीमे पे। कहती है वलीमे की मेरी तस्वीरें देखो, हर तस्वीर में मेरा मुंह बना हुआ है। तो वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखिए उसके साथ एक और चीज है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में ही नहीं है कुछ चीजें तो फिर ड्रामा ना करें। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप ड्रामे करते हैं ना ये वाले, तो वो फिर आपके ही वो कंटिन्यू नहीं कर सकते आप उनको, और कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो फनकारियां ना करें जो आप मेंटेन नहीं कर सकते। हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, राइट? डाल दिया, हाँ जी। अब इसमें सॉल्ट साथ में डाल देते हैं थोड़ा। सो मुझे ना, मैं जब उससे, क्योंकि पहले हम लोगों को लगा कि ये जल्दी हो गई, मुझे सच्ची बात है, हमें कहते हैं जल्दी तो नहीं हो गई, तो मैं कहा ये किस किस्म की बात कर रही हो कि मतलब वो पहले सब कुछ ही करते थे। फिर जब उसने समझाया ना तो खुद भी एक औरत होने के नाते मुझे बात समझ आई। कहती है अम्मा अब्बा के सामने बेइज्जती कर देना
कहते मुझे याद है कि एक दफ़ा हम लोग इस तरह बैठे हुए थे तो वो आए हुए थे मिलने के लिए, ईद का मौका था या कुछ, मुझे ना उसकी बातें जैसे दिमाग में मेरे दर्ज हो गई हैं उसकी कि ये कितना बड़ा जो है वो आप अपनी लाइफ के साथ अपने पार्टनर के साथ मिस्टेक करते हो कि उसका फिर आपको एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो नुकसान भुगतना कहती है पड़ता है। मेरी सास ने ना, टू बी ने मुझे घूम के कहा कि तुम के ईद का मौका था तो ईद के दिन जिस तरह जाते हैं ईद लेके ये व्हाटएवर, ईद तो एक दिन पहले आई थिंक वो ले आए थे, आए वो ईद के दिन, कहते हम लोग बैठे हुए हैं, बात हो रही है, अभी वो इमेजिन करें, तो मेरी सास ने मुझे घूम के कहा कि बेटा इसमें से आपने क्या बनाया है, कहती उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, उसने आगे से घूम के कहा अम्मी ये किस किस्म का सवाल है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, अब वो क्या हांडी रोटी करेगी। कहती मैं इतनी इम्प्रेस हुई, कहती जबकि उसमें से मैंने कुछ बनाया हुआ था, बट मैंने कहा नहीं मैंने बनाया है अम्मी, बिल्कुल उनका बिल्कुल जायज़ सवाल है ये वो व्हाटएवर। कहती है अब वही बंदा एक तो मेरी भी बेइज्जती करे घर में और फिर अपने अम्मा अब्बा को इन्वॉल्व करे और वो बेचारे पीछे होके भाई हमने नहीं इसमें पढ़ना और बेटा आराम से बात करो, बच्ची है ये है वो। कहती है वही हस्बैंड मेरा। सो बात ये है कि व्यूअर्स देखें, ये जो एक टू साइडेड होती है ना अपनी पर्सनैलिटी, टू फेस्ड पर्सनैलिटी होती है, इसका एक तो नुकसान ही है और दूसरी बात ये कि अगले बंदे को देखिए, बच्ची कोई अपने घर से आती है अपना घर बार छोड़ के अपनी फैमिली को छोड़ के इस उम्मीद पे कि जो मुझे इमेज और इम्प्रेशन पूरा डालना है। ये प्याज भी हमने डाल दिया, अच्छा प्याज अब हमने फ्राई करके नहीं डालना ना ब्राउन करना, ये चॉप करके एज इट इज, और इसी तरह कैप्सिकम भी हम बिल्कुल एंड पे थोड़ा वहाँ शिमला मिर्च तो एंड में डालेंगे, प्याज थोड़ा सा कुक हो जाए तो। सो बात ये है कि देखिए बच्ची है वो घर बार छोड़ के एक नाता जोड़ती है इस अंडरस्टैंडिंग पे कि जो इम्प्रेशन मुझे दी जा रही है वो सच्ची है। बिल्कुल। और अगर वो झूठी निकल आती है, कितनी दफा लोग कहते हैं हमारा बेटा तो जॉब करता है, वो कौन जाके किसी का जॉब लेटर देखता है या तनख्वाह देखता है, पता चला कि जी लड़का तो वेला है घर पे बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा हो रहा है ये, बहुत तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और बाय द वे एक और चीज़ व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी अपने बेटों की या बेटियों की रिश्ता कहीं पे करने जाते हैं, पहले अपने बच्चे की प्रॉपर से तशखीस कर लिया करें। बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो लड़का जो है वो ड्रग्स में है और इसलिए घर वालों ने कहा कि इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा। शादी किसी बीमारी का इलाज नहीं है व्यूअर्स। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और बच्चा आपका नहीं है ठीक या कोई गलत काम में मुब्तला है, उसका इलाज कराएं। देखिए ड्रग्स भी अगेन इलीगल चीज़ है, लेकिन है इस मुल्क में, पूरी दुनिया में है। सो बात यह है कि सर जो है वो ऑस्ट्रिच की तरह जमीन के अंदर दे देना, जिस तरह वो कबूतर नहीं होता आंखें बंद करके बैठ जाता है, आंधी तूफान ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, एक जिंदगी के साथ दूसरी भी बर्बाद हो जाती है। सो प्लीज जब डिसीजंस लें इस तरह के, तो ये देखें कि आपका बेटा या आपकी बेटी क्या शादी के लिए तैयार भी हैं। दूसरी बात, ज़बरदस्ती ना करें, मेहरबानी है आपकी, बच्चों से मुशावरत तो कर ले, एटलीस्ट उनकी खुशी देख ले, उनकी पसंद, उनको कोई और पसंद है आप ज़बरदस्ती कर ले। और फिर तीसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट कि कोई ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी आदत, अब आपके बेटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और गुस्से में वो चीज़ें तोड़ना भरना शुरू कर देती है, तो पहले उसका नफ्सियाती इलाज करवाएं, उसी तरह अपने बेटे का। बिल्कुल। और पूरी फैमिलीज डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, सिर्फ एक या दो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। देन अगेन काफ़ी टाइम तक अगर आप चीज़ें ड्रैग करते हो, फिर बच्चे हैं और वो सारी चीज़ें, तो एक जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा एक मज़े की बात, ब्रेक में अब हम जाएंगे क्योंकि हमारी हांडी तो ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए ये क्विक बनने वाली चीज़ है, 15-20 मिनट के अंदर आपकी ये डिश रेडी हो जाती है, बल्कि 10 मिनट के अंदर ही। बोनलेस चिकन आपको पता है जल्दी कुक हो जाती है। ऑब्वियसली अगर ये आप देसी मुर्गी यूज़ करेंगे तो उसे ज़रा टाइम लगेगा कुक होने में। और अब इसके अंदर एंड में क्या करेंगे? बिल्कुल, जब ये बस ये पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाएगी, देन हमने इसमें क्रीम चीज़ आपके सामने ये ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून हम लोग क्रीम ऐड करेंगे, बटर ऐड करेंगे और सर्व कर देंगे। हाँ, बट अभी थोड़ा सा जब ये जैसे डन हो जाएगा, इसमें शिमला मिर्च वो बिल्कुल सर्विंग से पहले ऐड करेंगे ताकि वो ज़्यादा क्रंची सॉफ्ट ना हो जाए बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर तक मैं ऐड करूँगी ताकि ये जरा सी जब पानी इसका ड्राई हो जाता है, क्योंकि दही है तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा और गाढ़ापन जी गाढ़ापन हो जाए। ये देखिए ऑलमोस्ट ये हो ही गई है बस। बिल्कुल सही। तो हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी आज के टॉपिक पे भी बात करेंगे एंड देखते हैं कि आज वो हमें कौन सी नई चीज़ के बारे में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाली है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब चेहरे पे ये मुस्कुराहट आती है तो सबको पता चल जाता है कि मज़ीद एक सहेली तो नहीं, बेटी छोटी बहन सेट पे आ गई है, सहेली तो उधर किचन में हैंग मार रही है। कसम से व्यूअर्स, हांडी रोटी ये खुद मेरे से करवाती है सारी। आमना लियाज की भी बात कर रही हूँ। और बाद में
दंदियाँ निकाल के फ़ोटो खिंचा लेती है एंड में, बहुत बुरी बात है, बस बहुत बुरी बात है। ये वही वाली बात है ना कि किचन में सारा काम सू शेफ कर रहा होता है, शेफ कहता है इंच करो इंच करो इंच करो, और सारा क्रेडिट वो ले जाता है। बड़ी बुरी बात है हमो। ये आप करती हैं तो फिर ही टेस्ट आता है। उसी तरह जिस तरह मेरा वेट कम हो जाता है, मैं चीज़ें बैलेंस में ले आती हूँ, क्रेडिट सारा खुद ले लेती हूँ, बैक एंड पे जो होता है उसको हम भूल जाते हैं। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले तो हम अभी बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, स्पेशली लाइफ पार्टनर्स का। अब ऑब्वियसली यू आर नॉट मैरिड, बट बीइंग अ डॉटर, एक माँ बाप का ताल्लुक भी तो बच्चे देखते हैं ना। बिल्कुल। आपकी नज़र में एक दूसरे को अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि फैमिलीज़ में बजाय हस्बैंड वाइफ को हम ये देखें, पेरेंट्स वाला जो सिस्टम है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन बच्चों के सामने आपका रिलेशनशिप जो है वो 120% या 30% होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही कुछ करते हैं, वही कुछ सीखते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। अगर वो आपको गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में देखते हैं तो वो भी वही लर्न करते हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि आपका हस्बैंड जो है वो वाइफ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, वाइफ सारे घर के काम कर रही है, बाहर के भी वही कर रही है, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड नहीं कैरी कर रहा, तो बच्चों को ये लगता है ये माँ की ही जिम्मेदारी है और वो बाप को बिल्कुल निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है शायद ये काम ही सिर्फ औरत का है। लाइकवाइज अगर सारे काम मर्द कर रहा है और औरत सिर्फ घर पे बैठ के रेस्ट कर रही है, इवन घर के काम भी नहीं कर रही, तो बच्चों को ये लगता है कि शायद ये सब कुछ मर्द का काम है, कुछ भी नहीं है। हालांकि बच्चों को ये बताना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि आप हमेशा तारीफ करते हो अब्बू की और अम्मी की, कि वो आपस में एक दूसरे की बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल। और जब आप ये करते हैं तो हम कहते हैं ना, आपस में जब उनके बैलेंस होता है तो बच्चा भी बैलेंस बड़ा होता है। ट्रू। आपने जितनी भी ब्रोकन फैमिलीज़ देखी होंगी, उनके बच्चों में सबसे ज़्यादा इश्यूज जो हैं ट्रिगर्ड, वो आप देखते होंगे। और जैसे ही आप देखते होंगे कि किसी भी अच्छी फैमिली जो कि लवली है, आपस में एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है, प्यार शेयर करती है, स्पेशली रिस्पेक्ट शेयर करती है, उनके बच्चे भी हमेशा रिस्पेक्टफुल होंगे, लविंग होंगे और केयरिंग होंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, जो फाउंडेशन आप घर की डालेंगे उतना ही मजबूत आपका घर होगा। ट्रू। जलजले आएंगे, फ्लड्स आएंगे, अल्लाह ना करे तो वो गिरेगा नहीं घर। लेकिन अगर उसकी नींवें कमज़ोर होंगी, फाउंडेशन कमज़ोर होगी, हल्की सी हवा चलने पे भी वो घर गिर जाएगा। तो इंसान भी ऐसे ही होता है, ताल्लुक भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं आज के जो हमारे फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक से। भाई आज आप क्या लेके आई हैं हमारे लिए डिस्कस करने के लिए? आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, बाहर जितनी गर्मी मैं खा रही थी और जो हालात मेरे हो रहे थे, लिटरली इतनी सख्त गर्मी हो गई है कि आना जाना मैं समझती हूँ कि हद हो गई है। चलें, कोई नहीं, अल्लाह हम सब पे रहम करे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम ऐसे फ्रूट्स को डिस्कस करते हैं जो हमेशा इग्नोर्ड हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में, गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन है। अच्छा, और ये वो दोनों ऐसे फल हैं, हम एक तो मलबरी की यानी कि शहतूत की बात करेंगे, एक काला भी होता है, एक सफ़ेद भी होता है, शहतूत ग्रीनिश सा होता है। फिर हम बेर की बात करेंगे जी, जो आपको ड्राई फॉर्म में भी मिलता है और फिर पूरा साल फ्रेश फ्रूट के फॉर्म में भी मिलता है। क्योंकि होता ही है कि व्यूअर्स, किन्नू क्योंकि आता है तो बड़ा लंबा टाइम आता है, तो हम किन्नू पे बड़ी लंबी डिस्कशंस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं आम की, तो आम भी पूरी गर्मियाँ होता है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। बट शहतूत हो गया, बेर हो गया, ये इन सीज़न हो या ना हो, इसके बेनिफिट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो लेट्स टॉक अबाउट शहतूत फर्स्ट, मलबरी। बाय द वे, आधी ज़िंदगी तो इसलिए नहीं खाया क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वेट के मुझे इश्यूज़ थे और प्रॉब्लम्स थे, तो मुझे ये इम्प्रेशन दी गई कि शहतूत से जो है वो वज़न बहुत बढ़ता है क्योंकि मीठा बहुत होता है। तो मैंने बड़ा अरसा ज़िंदगी में शहतूत खाया ही नहीं। अच्छा, ये जो डिस्कशन है ये बिल्कुल डिस्करेजिंग और गलत है, क्योंकि शहतूत चाहे मीठा होता है, लेकिन शहतूत का जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है और शुगर पेशेंट्स के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। और आपने अपने वेट को अगर कम करना है तो बजाय आप शुगर को ख़त्म करने के, मतलब शहतूत खाना बंद करने के, आप अगर शहतूत खाना स्टार्ट करेंगे तो वज़न ज़्यादा अच्छे से कम हो जाएगा। क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फ्रूट का आप जाके गूगल पे लिखें, GI,
अगर फ्रूट का नाम लिखें नीचे आपका वो आ जाएगा। जिसके 50 से कम है वो बेहतरीन है आपके लिए, वो आपके शुगर कंटेंट को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, और जितना ऊपर जाता जाएगा उतना वो ऑफकोर्स आपके लिए वो हालात ख़राब करता जाएगा। अब शहतूत एक ऐसा फ्रूट है जो मीठा भी है और उसको हम वज़न कम करने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी जो 2 टाइप्स हैं उनमें भी हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक जो है जिसको हम रेड और ब्लैक दोनों में कह सकते हैं, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा कम होता है, और शुगर के जो मरीज़ होते हैं अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने इंसुलिन लेवल्स को बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और जो ग्रीन वाला होता है वो ज़रा ज़्यादा मीठा होता है, वो शुगर को आप समझे स्पाइक बनिस्बत रेड और ब्लैक के थोड़ी सी ज़्यादा देता है, और वेट को भी ऑफकोर्स उसी तरह। लेकिन वज़न कम करना है डेली के, आप अगर 100 ग्राम्स शहतूत खाना शुरू कर देते हैं तो ये आपके वेट को अच्छे से मैनेज करना शुरू कर देता है। 100 ग्राम इतना का होता है। हाँ, आपकी किडनीज के लिए ये अच्छा, बहुत मसला अच्छा है। पता है क्या है, शहतूत खाना शुरू करो ना तो रुका बस नहीं नहीं जाता। होती। आधा किलो तो बंदा खा, मैं आई एम नॉट जोकिंग, मुझे आज भी याद है मैंने एक दफ़ा पाव शहतूत मंगाया विच इज़ 250 ग्राम। ऐसे मैंने स्पीड से खाया, फिर मैंने आधा पाव मंगाया। लो जी, उसके बाद जो पेट चला मेरा, हाँ जी, मेरे पेट में एक डांस पार्टी हो गई। क्योंकि हमें आदत नहीं होती, हमें पता ही नहीं है कि हमने किस फ्रूट को कितना, कब, कहाँ और कैसे खाना है। शहतूत जो है, अब आप इसकी जैसे अगर आम एक खा लो तो ठीक है, 4 आम खाओगे तो फिर रात आपने बाथरूम में ही गुजारनी है। अब वही बात है, जिस भी पेशेंट से मैं ये डिस्कशन कर रही होती हूँ तो वो आगे से कहते हैं तो डॉक्टर साहब अब मज़ा क्या आएगा कि अगर हमने इतना सा सिर्फ फ्रूट खाना है। भाई आप जिंदा रहने के लिए जो है वो खाना खाएं, ना कि खाना खाने के लिए जिंदा रहें। और मेरा ख्याल है कि आजकल हर बंदा ही शायद सिर्फ खाना खाने के लिए जो है ना वो जिंदा है, कि खाना खाना है बस हमने, चाहे वो फास्ट फूड है किसी भी तरह का है। और शहतूत जो है, इसकी अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, आपकी किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। किसी को अगर मेमोरी लॉस का इशू है, जैसे डिमेंशिया की हम बात करते हैं, अच्छा आज के जो दोनों फ्रूट्स हैं ये दोनों ही अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। किसी भी आप ट्रॉमा में हो ये उसको कंट्रोल करते हैं। आपके ब्रेन सेल्स को जो है वो आप हैप्पी सेल्स बेसिकली आपके रिलीज़ करते हैं। आपका कोई भी दोस्त है, कोई जानने वाला है जो किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसके बॉडी में आप देखोगे कॉर्टिसोल के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, उनका वेट जो है वो अचानक से आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वेट बढ़ने का रीज़न भी ये होता है, कॉर्टिसोल जैसे ही ऊपर जाता है वेट ऊपर जाता है, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। आप उनको शहतूत और बेर दोनों खिलाना शुरू कर दें, विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स और काम होगा। रात को जो नींद ना आने के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके जैसे हमने बात की डायबिटीज़ वो मैनेज हो जाएगी। पोटेशियम जो है वो शहतूत में इतना अच्छा होता है, हम अक्सर बात केले की कर रहे होते हैं कि आपका पोटेशियम लेवल्स बहुत अच्छा करता है, शहतूत आपके पोटेशियम लेवल्स को बहुत अच्छा करता है। और आयरन की अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमें पता है कि नॉन हीम आयरन है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो हमें विटामिन सी चाहिए। तो नेचर ने इसमें विटामिन सी ऑलरेडी डाल के भेजा है, दोनों के रिलेशन को ऐसा बनाया है कि वो विटामिन सी भी एब्जॉर्ब हो रहा है और आयरन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर विटामिन सी आ गया है तो इसका मतलब है हमें ये पता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा रहा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में स्पेशली ज़्यादा गिरते हैं, चाहे वो ह्यूमिडिटी की वजह से गिर रहे होते हैं या आपकी स्वेटिंग की वजह से गिर रहे होते हैं, शहतूत उसको भी प्रिवेंट करता है, उससे भी आपको प्रिवेंट करता है। और आपकी जो फिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली हम बेरीज़ में कहते हैं कि बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम ब्लैकबेरी, रास्पबेरीज सबकी बात करते हैं, तो ये भी एक बेरी ही है शहतूत जो है। और शहतूत को अब मज़े की बात बताऊं कि अगर हम पहले देखते थे कि पाकिस्तान में भी इसको बड़ा निगलेक्ट किया जाता था, अब अगर आप वेस्ट में देखें तो शहतूत का ज़्यादा ट्रेंड है बनिस्बत बाकी बेरीज़ के, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो मिलते हैं जो आपके लिए, जैसे GLP-1 आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वेट लॉस के लिए, तो उसको अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप समझें नेचुरल ऐसे कंपाउंड्स हैं जो GLP-1 को आपकी बॉडी में ऐसे ट्रिगर करते हैं कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है, तो शहतूत के अंदर वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इस्तेमाल का तरीका बताओ। देखो आपने कहा 100 ग्राम, कब खाएं, टाइम क्या है राइट, कौन से लोग अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें आप बताओ, क्योंकि हम बेनिफिट्स तो डिस्कस कर लेते हैं, तरीका इस्तेमाल का इज़ क्रिटिकल। कुछ लोग जो होते हैं वो मलबरी के पत्तों की चाय भी बनाते हैं, कावा भी पीते हैं। मैंने लोगों को मलबरी का जैम या जिसको हम वो उसका आमले का भी बनता है, उसका भी बनता है, वो जो चीनी में डाल के बनाते हैं, क्या उसे कहते हैं, जैम के अलावा जो हमारे यहाँ होता है वो
मुरब्बा, मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊँ आमना, थैंक यू। मुरब्बा, मैंने मलबरी का मुरब्बा भी खाया हुआ है, लेकिन मीठी में और मीठा डाल के तो मिठो मिठा हो जाता है बंदा। तो मुझे ये बताइए, खैर जिनको शौक है मीठे का वो तो है, तरीका बताओ इसको इस्तेमाल का जिससे आपको इसकी वेट लॉस भूल जाओ, जिससे आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके हम देखिए जैसे ही हम जैम्स और इन चीज़ों में जाते हैं वहाँ पे कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है। जब कुकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, विटामिन सी उड़ गया, आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस वहीं पे ही हो जाते हैं। तो इस ऑप्शन को तो हम स्किप कर देंगे वैसे ही। नंबर 2 ऑप्शन जो शहतूत खाने का वो ये हो सकता है कि आप नेचुरल फ्रेश लेकर आओ, घर ला के आप उसको पानी में सोक करो, थोड़ा सा आप उसमें विनेगर डालो, 5 to 10 मिनट्स आप उसमें रखो, उसके बाद उसको अच्छी तरह वॉश करो और कोशिश ये करो कि एक टाइम पे आप पूरी फैमिली बैठो बोल्स में, जैसे मैंने 100 ग्राम्स कहा है, सारे घर को आप खिलाएं ताकि सब बेनिफिट्स लें। अब हमारे यहाँ मसला ये आता है कि एक तो सबको बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा हर बच्चे की पसंद और उसमें डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें आप सिंपल ये कर सकते हो, जो आपका बच्चा ऐसा है या बड़ा ऐसा है जो शहतूत नहीं खा सकता, उसको टेस्ट, कई लोग होते हैं जिनको मीठे का नहीं ऐसा सच पसंद होता, आप 50 ग्राम्स शहतूत ले लें, इनको आप किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में डालें, ठीक है। उसके अंदर आप लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें, थोड़ा सा काला नमक जो है वो आप उसमें ऐड ऑन कर लें और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें आइस के साथ। ये आपका ऐसा स्लश रेडी है जिसको आप गर्मियों में इंजॉय कर सकते हो, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए, गर्मी की लू जो है उससे बचने के लिए, ख़ुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए, अपनी किडनीज़ को जो है वो बेहतर करने के लिए, अपने ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बेहतर करने के लिए। बहुत सारे लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेडिसिन खाने के बावजूद जो है वो मैनेज नहीं हो रहा होता, तो अब उसको मैनेज करने का बेहतरीन तरीका जो है वो आपका शहतूत हो सकता है, आप उसके जूस को इस्तेमाल कर लें। नंबर 2 ये है कि जैसे कुछ टाइम सीजन में रहने के बाद शहतूत आउट ऑफ सीजन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए तो बहुत से लोग जो है वो शहतूत को फ्रीज भी कर लेते हैं, उसको वो भी कर लेते हैं, क्या है उसका नाम, वो इधर फिर मुरब्बे शुरब्बे जैम जूम बना लेते हैं, लेकिन वही वाली बात, पका लिया तो ख़त्म हो गया उसका सारा कुछ। 2 तरीक़ों से आप इसको स्टोर कर सकते हो। एक तो ये कि एज इट इज़ आप उनको फ्रीज़र में रखो, 2-3 निकाले दिन के, आपने उनको खा लिया या किसी उसमें डाल दिया। नंबर 2 ऑप्शन ये है, आप इसको ग्राइंड करके रख लें, आप इसके अंदर डालोगे अदरक का छोटा सा टुकड़ा, उसके अंदर लीमू और पुदीना, इसको ग्राइंड करके आप आइस क्यूब्स में डाल लो। डेली बेसिस पे आप एक आइस क्यूब निकालो, थोड़ी सी बड़ी वाली जो आइस क्यूब होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, बहुत या 2 छोटी डलियाँ, या 2 छोटी ले लो या 1 बड़ी ले लो, उसको एक ग्लास में डालें और उसके ऊपर पानी डाल के आप इसको एज रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हो पूरा साल। आपने बेसिकली आइस क्यूब्स बना लिए, वो जब एक दफ़ा फ्रीज हो जाए तो उसको आपने एक थैले में या किसी कंटेनर में उल्टा दिए, क्योंकि ऑब्वियसली सारे घर के सांचे में अगर ये पड़ा हुआ होगा तो ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ईजी। ये तो हो गया शहतूत। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बेर की। अब बचपन में तो हम लोग बड़े बेर खाते थे, लेकिन एज वी गॉटन ओल्डर बेर का ट्रेंड बहुत कम हो गया है। शायद और फल आ गए हैं, लेकिन बेर के क्या फ़वाइद हैं ये ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ज़ैनब गोंदल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स डाइटिशियन। ज़ैनब, ब्रेक से पहले हमने शहतूत की बात की और ये हमने इस्टेब्लिश किया कि जो फल जब सीज़न में होता है उसको खाएं, और शहतूत उनमें से एक ऐसा फल है कि अगर आप उसको पूरा साल भी कंज्यूम करें तो इसके फ़ायदे ही हैं, बिल्कुल नुकसान कोई नहीं। बिल्कुल। क्या शुगर पेशेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। शुगर पेशेंट्स में जो ब्लैक और रेड वाला है, अगर आप वो लेते हो तो वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते और आपके ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करते हैं। हार्ट पेशेंट बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब किसी भी बंदे को मना नहीं है, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल को वो बैलेंस आउट कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रहा है। जो चीज़ आपके बीपी को नॉर्मल रखती है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए डायरेक्टली बहुत अच्छी है। ओके, अब मैंने बात करनी है बेर की, जिसका मैं अभी ऑनलाइन पढ़ रही थी, हम लोग देख रहे थे कि इसको अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं, तो जूजू बी फ्रूट भी आ रहा था, लेकिन अगेन आई एम नॉट 100% श्योर, तो बेर को बेर ही बुलाएं तो बेहतर है। बिल्कुल। और बेर है क्या? बेर को हम फ्रूट ही कहेंगे। बेरी है, क्या है? फ्रूट है, बेरीज में हम इसको काउंट नहीं करते, जैसे हम शहतूत को बेरी में काउंट करते हैं, इसको नहीं करते। बेर को, अच्छा मैं ना आपके माइंड में एक चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ सबके, कि हम जब मार्केट जाते हैं ना तो हम देखते हैं अच्छा आम बहुत प्यारा लग रहा है, हम ले लेते हैं। यूजुअली बेर इतना प्यारा नहीं लग रहा होता। नहीं, मतलब बेर से निकाह पढ़वाना है आपने? नहीं, हम इसलिए नहीं खरीदते। अच्छा, ओके। ए खुश शक्ल नहीं हैगा। हाँ, हम इसलिए बेर नहीं खरीदते।
और भाई बंदा शादी और रिश्ते भी ये देख के करता है कि कितने अच्छे लोग हैं, खानदानी हैं, ये है वो है, तो मतलब बेर से ज्यादा खानदानी फल क्या होगा? आप, मेरा ख्याल है, हमारी सोसाइटी से बाहर की सोच रखती हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक, हाँ। यही मसाइल है। नहीं, ये मसाइल नहीं है, अगर हम सब इस तरह से सोचना शुरू कर बिल्कुल, दें दिस तो इज शायद समथिंग रियली गुड। अच्छा, बेर के लिए मैं इस्टेब्लिश ये करना चाहती हूँ कि 5 या 6 चीज़ें कुछ ऐसी आपके माइंड में कि आप बेर को देखो तो आपको लगे कि हाँ यार मुझे इसे खरीदना चाहिए, और कम से कम मुझे ये ट्राई करना चाहिए कि क्या वाकई, जो चलो जैनब पे डाल देते हैं, जैनब ने जो कहा था वो ठीक कहा था या नहीं कहा था, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ठीक के घर ले अलावा आए। कुछ नहीं कहा था जज साहब। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने ले आए और कुछ ना करें। जिस बंदे को पेट के मसले रहते हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ऑफन रहती है, जिस बंदे को बच्चों के जैसे हम अक्सर देखते हैं पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसका मसला बच्चे बहुत फेस करते हैं, बजाय उनको मेडिसिन और उस पर लेके जाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने मौलिद से डिस्कस करने के बाद करें। जिस बंदे को डायबिटीज़ का इशू है, जिस बंदे को ब्लड प्रेशर का इशू है, जिस बंदे को लगता है कि मेरी इम्यूनिटी कम है, जिस बंदे को लगता है कि मेरी हाइड्रेशन जो है वो मैं पूरी नहीं करता, मेरी स्किन जो है वो लूज़ हो रही है, टाइट नहीं है, मेरे जो है वो मसाइल दिन ब दिन, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी घुटनों में दर्दें हैं, बॉडी में एक्स रहती हैं, एवरी टाइम मसल क्रैम्प्स रहते हैं, आप सिर्फ बेर खाने शुरू कर दें, ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। बेर का दूसरा फ़ायदा जो है, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की बात करूँगी व्यूअर्स, अक्सर लोग ये कहते हैं पेट ना चले रुक जाए खैर है। प्लीज़ व्यूअर्स ये बात अंडरस्टैंड करें और इस बात को अपने पल्ले बांध लें। कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की जड़ है। एग्जैक्टली होता ये है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है तो जो जिस्म में फासद मादे होते हैं या जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, वो आपके पेट से, जिस तरह हम यूरिन पास करते हैं तो वॉशरूम जाते हैं तो हमारे अंदर से वो लिक्विड की फॉर्म में वो निकल जाता है। जब आप वॉशरूम जाते हैं और आपका नॉर्मल एक स्टूल पास होता है तो आपके सिस्टम से एक सोचे कि जैसे जो जहरीली या गंदी चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपके सिस्टम में ही रहती हैं, आप पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से आप यूरिन कम पास करते हैं, आपके या आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है तो आपके पेट के अंदर वो सारे जो फासद माते हैं वो बैठे रहते हैं। एग्जाम्पल, एक दिन 2 दिन आप अपना जो घर का वो बकेट है कूड़ा वो है, खाली ना करो। हाँ, कूड़ा खाली ना करो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्या हालात होंगे उसके बॉडी और वही वाला है कि कॉलम आपके जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली यंग लोग, मैंने ये यंग लोगों में बहुत ज़्यादा देखा है कि कॉन्स्टिपेशन होती है, कहते खैर है एग्जैक्टली वॉशरूम नहीं जा पा रहे ना, खैर है चले जाएंगे, 3-3 4-4 दिन, फिर हेमरॉइड्स, बवासीर, बहुत से मसाइल और हो जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कॉन्स्टिपेशन का अगर आप शिकार हैं अपने मौलिद से रुजू करें, किसी भी गैस्ट्रो के बंदे से, किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वगैरह से मुलाकात करें, वो आपको गाइड करेंगे और अपनी कॉन्स्टिपेशन जो बीमारियों का गढ़ और जड़ है उससे अपनी जान छुड़ाएं प्लीज़। जी, डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, ज़रूर चेकअप कराएं। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो नहीं जा सकता या उसको कोई इशू है तो कॉन्स्टिपेशन के 2 तरीके बताती हूँ रिमूव करने के, आप उसको ख़त्म कर सकते हो। नंबर 1, डेली बेसिस पे आप लहसुन सुबह उठते ही खाना शुरू कर दें, छोटा छोटा उसको चॉप करें, मुंह में रखें, ऊपर से पानी पी लें। कॉन्स्टिपेशन विद इन डेज आप देखोगे चाहे जितनी मर्जी पुरानी होती है ना वो भी हेल्प एग्जैक्टली वो आपके बहुत अच्छे से मैनेज कर देती है कॉलन को साफ करने में। नंबर 2, आपकी इंजीर जो है, अगर आप इंजीर को फ्रेश मिल जाती है वेल एंड गुड, पाकिस्तान में कम ही फ्रेश मिलती है तो आप दूसरी लें, उसको पानी में सोक करके रखें, डेली की 2 से 3 सुबह उठते निहार मुँह खाएं, बेहतरीन हो जाएगा। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पानी। पानी, जो लोग पानी कम पीते हैं उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन होती है। बिल्कुल, जो बंदा 8 से 10 ग्लास पानी पीता है डेली का, उसको बड़ा रेयर है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो। अगर आपके सिस्टम में फाइबर है और आपके सिस्टम में पानी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। True. जी। अच्छा, बेर का जो इस्तेमाल है ना, मज़े की बात है कि ये हम दोनों कंडीशंस में पेशेंट को देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कुछ एक रिसर्च और इस तरह की पढ़ रही थी कि 80s में और 90s में जिन लोगों का पेट बहुत ज़्यादा चलता था, जिसको हम IBS डायरियल साइड पे कह सकते हैं होता था, उनको लोग बेर का इस्तेमाल कराते थे और उनका जो ये प्रोसेस डायरिया का होता था वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता था। जिन लोगों को, यानी ये कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों के लिए अच्छी है, दोनों में अच्छा है, केले की तरह, केले की तरह। बट वो इस्तेमाल का, हाँ, इस्तेमाल इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, उसको आपने देखना है। नंबर 2, आपने कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तो डिस्कस कर लिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, जिनको बर्प का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जी,
इसकी उर्दू मैं नहीं करूँगी वरना ब्रेक में जो मेरे साथ होगी वो फिर मैं नहीं बोल सकती। तो उसके लिए भी बेर बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऑफ कोर्स पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पानी का इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा है। नंबर 3, बहुत सारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हमारी होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनमें जिसको हम मतली या उल्टी का कहते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इशू होता है, या नॉर्मल इंसान जिसको अक्सर ऐसे होता है कि जी डायरिया के साथ वॉमिट्स भी आ रही हैं। वॉमिटिंग का जिस बंदे को इशू है, अगर वो बेर का इस्तेमाल करता है तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हो। लैक्टेटिंग मदर्स में, जिसमें हम अक्सर बात करते हैं दूध पिला रही हैं बच्चे कि दूध जो है वो कम हो जाता है, आप अगर उसमें बेर का इस्तेमाल कराते हो तो उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। उसमें तो मोरिंगा भी बड़ा यूजफुल रहता है। मोरिंगा इज अमेजिंग। अच्छा, एक चीज़, बेर का इस्तेमाल, अब बेर देखिए जिस तरह शहतूत बंदा बहुत खा लेता है, बेर ऐसी चीज़ नहीं है जो बंदा 20-20 बेर एक साथ खा ले। तो कितनी मिकदार मिनिमम खानी चाहिए बेर की? एक बेर इतना सा होता है। आप 3 से 5 बेर एक टाइम पे आराम से खा सकते हैं, चाहे वो शुगर पेशेंट हो, चाहे वो कोई भी मसला है आपके साथ, आप उसको कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी, और बाय द वे बच्चों को बेर पकड़ा दे। बच्चे जो जिस तरह हम सेब पकड़ा देते हैं, गाजर काट के पकड़ा देते हैं, खीरा पकड़ा देते हैं, बेर दें उसको। बेशक अगर आपको डर लगता है कि निगल जाएंगे उसका बीज, तो उसको बीच में से कट करके उसका बीज निकाल के छोटे छोटे पीसेस करके छोटे अगर आप छोटे प्लेट पीस पे करके रख दें। नहीं, बट यार डेंटिस्ट भी तो आजकल बहुत शिकायत कर रहे हैं ना कि yes. दांतों का इस्तेमाल नहीं कर रहे Chewy बच्चे। नहीं तो हो जब आप रहा। दांतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर उसके भी मसाइल होते हैं। उसके लिए बच्चों को गाजरें खिलाएं, गन्ना खिलाएं, जो खैर मुश्किल बात हो गई है, मुश्किल बातें हो रही हैं। हाँ, फिर अच्छा, बेर जो है उसको अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई शुगर पेशेंट है, या मैं नुकसान बताने जा रही हूँ, तो आपने अपनी शुगर को इन चेक लाजमी रखना है, क्योंकि ये आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, कम करता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि वो हाइपो से हाइपर में और हाइपर से हाइपो में चले जाते हैं। जो उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जो बॉडी होती है ना, उसके इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, बेर खा रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं, 1 हफ्ता पूरा अगर आपने रेगुलर बेर खाए हैं, तो आपने तीसरे से चौथे दिन से अपनी जो ग्लूकोमीटर है उससे पे चेक करनी शुरू कर देनी है कि मेरी कितनी आ रही है। अगर आपकी 70 और 60 से नीचे जा रही है तो आप प्रॉब्लम में हो, आप शुगर लो हो रही है आपकी। आप अपने मॉलेज को फ़ौरन चेक कराएं या बेर खाने बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 2, जो लोग दवाई खाते हैं रात को सोने की, नींद की दवाई जो खाते हैं, अगर वो भी बेर को ऐसे ही फॉर 1 वीक यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ वो अपना चेक एंड बैलेंस अपने डॉक्टर के साथ लाजमी रखें, क्योंकि इसके अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके मेलाटोनिन को भी सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद बहुत अच्छी, काम और पीसफुल हो जाती है और आपको ज़्यादा आती है। खाने का सही टाइम क्या है बेर? खाने का सही टाइम आपका शाम 4 से 6 के दरमियान आएगा। अपना जो टी टाइम है उसमें, या आप जो इवनिंग स्नैक है उसमें बेर को इस्तेमाल अच्छा, करें। एक और चीज़, इवनिंग स्नैक की जो बात हो रही है, आज भी मुझे हैरत होती है कि लोग चाय के वक्त पूरी खाने की लवाजमात साथ रखते हैं। देखिए, चाय पीनी है तो चाय पिएं, बिल्कुल। चाय के साथ जब खाना पीना रखते हैं तो आप प्रॉपर एक मील ले रहे होते हैं, उसके फिर 3 घंटे बाद आप प्रॉपर डिनर कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं वज़न नहीं बैलेंस में आ रहा। तो टी टाइम जो स्नैक होता है, अगर चाय स्किप कर सकते हैं तो बेहतरीन है, बट पहले खा ले बेर, चाय के बाद खा ले बेर। आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि जब भी खाने, चाय से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप खा लें, क्योंकि कैफीन के साथ जो हमारी इंटरेक्शन आती है ना बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप उसको मैनेज करने के लिए कुछ भी आपने खाना है, आधा घंटा चाय से पहले या आधा घंटा चाय के बाद लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो शाम की चाय है, अगर आपने वो बहुत हैवी साथ सामान खा लिया है तो रात का डिनर आप स्किप कर दें। रात को सिंपल आप जो है वो पानी में इसबगोल डालें और आप उसका इस्तेमाल कर लें। या कोई भी आपके जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आपने सारा दिन निगलेक्ट किया है, आपके नट्स हैं, आपको उनका टाइम ही नहीं मिला पूरा दिन खाने का, तो आप रात के टाइम उनको खा लें, बजाय कि आप पूरा प्रॉपर मील लेने के आप उनको खा लें, दूध का ग्लास पी लें। अच्छा, आज के इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए क्या कहना चाहोगी व्यूअर्स को? अच्छा खाएं और अच्छा लोगों को भी खिलाएं। और ये जो दोनों फ्रूट्स हैं, ये इतने को निगलेक्टेड है, प्लीज़ इनको निगलेक्ट ना किया करें। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खुश रहें और बाकियों को भी खुश रहने दें। थैंक यू सो मच ज़ैनब। व्यूअर्स, यहाँ पे हम इस सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही अकम्पलिश्ड और ब्रिलियंट यंग लेडी ज्वाइन करेंगी, जो मीडिया की फील्ड से वाबस्ता है बट बहुत से काम कर रही हैं। कौन है, उनसे मिलेंगे
ब्रेक के बाद थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, थोड़ी बातचीत, आप हमारे साथ रहिएगा। भाई क्या बात है मुजम्मिल, जब भी आते हो क्या खूबसूरत समा सेट करते हो, क्या बात है तुम्हारी। थैंक यू सो मच मैम। मुजम्मिल रियाज हमारे साथ है, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग सिंगर और उसके साथ साथ म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप भी सेट हो? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज हमने सोचा कि हॉट सीट में एक और टैलेंटेड यंग पर्सनालिटी को बुलाते हैं। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, मॉडल, होस्ट एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर, अनदर पर्सन जिन्होंने बड़ी यंग एज पे बहुत कुछ अचीव किया है, रिदा इस्फहानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिदा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इतना सब कुछ करती हो तो शुरू कहाँ से किया? शुरू एक्टिंग से ही किया था। अच्छा। और अब आज भी जो पैशन है वो एक्टिंग का ही है, बाकी तो हो ही जाता तो होगा। जर्नी शुरू कैसे हुई रिदा? जर्नी शुरू ऐसे हुई कि मेरे फादर एक्टर हैं काजिम रज़ा इस्फहानी। ऑफ कोर्स जी, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो वो उन्होंने मुझे पहले स्टार्टिंग में ना उन्होंने अपनी प्रोडक्शन से स्टार्ट किया, तो जुगन तब मुझे लगा था कि नहीं, आई कैन नॉट बी एन एक्ट्रेस और मेरी ये फील्ड नहीं है, कुछ और सोचा हुआ था। और तो हाँ, अब्बू ने खुद आपको डाला हाँ, प्रोजेक्ट? अब्बू ने मुझे जब कहा तो मैंने उनको मना कर दिया। तो वो आज भी उस बात को याद करके, एक होता है ना वो मतलब हंस के कहते हैं कि हाँ तुमने मुझे मना कर दिया था। तो उसके बाद वो मुझे लेके मतलब गए। मेरे प्रोजेक्ट को, बाप के प्रोजेक्ट को रिफ्यूज कर दिया, बाकियों का काम कर लिया। हाँ, अच्छा उस टाइम पे शायद आप यंग होते हो, आप पढ़ रहे होते हो, तो आपको पता भी नहीं होता ना कि आपको क्या पिक एंड चूज करना है। तो उस बहुत टाइम बड़ी बात है कि अब्बू ने आपको कहा, वरना इस फील्ड से जो लोग वाबस्ता होते वो नहीं कभी भी कहते। स्पेशली जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी बच्चियों को नहीं आने देते। सही कह रही और हैं वो आप। जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं आने देती। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मेरे फादर जो हैं वो ज़ाहिर है वो एक होता है, अपना अपना विजन होता है। तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पोइट भी हैं, एक्टर भी हैं, तो उनको बड़ा था कि मैं करूं। अच्छा, उसी के कुछ अरसे बाद बस वो हो गया, ARY से स्टार्ट हुआ रोग, और फिर वो सिलसिला चल पड़ा। बस अल्लाह का नहीं, शुक्र बट है। वो प्रोजेक्ट फिर कैसे हुआ? वो भी अब्बू ही लेके गए थे मुझे। वो भी सबसे पहले मैं कास्ट महमूदाबाद की मलकाए में हुई थी। वो ऑन एयर मतलब थर्ड प्ले था, लेकिन कास्टिंग मेरी मतलब नैन मनियार साहब ने बस मेरे तो अब्बू लेके गए? हाँ, उस स्टेज पे आपने उनको खुद कहा कि मैं करना चाहती हूँ, वो क्या कहानी थी? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उस टाइम पे ना मेरी एग्जाम्स मतलब हुए थे और मेरी छुट्टियां थी। तो आपको पता है ना, इंसान सोच रहा होता है कि कोई पैटी जॉब हो जाए। उस वक्त तो ऑब्वियसली जब आप अंडर एज होते हो, आपको सैलरी और कोई मतलब फुल टाइम जॉब भी नहीं मिल रही होती। हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, हमें तो काम भी नहीं। उस एज पे तो बंदा कहता है काम भी ना करो, वो पैसे मिल जाए। आप बिल्कुल सही कह रही है। तो जब उधर गई ना मैं, क्योंकि पहले कुछ इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बोला आप ये ले लें, वो समझ ही नहीं आया पैसे। जब जुगन में वहाँ पे गई ना, तो अच्छा वो उस टाइम के हिसाब से भी बहुत नॉर्मल पर डे अमाउंट था, लेकिन वो फिर भी उस हिसाब से ज़्यादा था। लाइक अगर आप पूरा महीना कोई जॉब करो तो वो, अच्छा उस टाइम पे एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पता था। मार्क पे खड़े होना नहीं आता था, मतलब मार्क पे खड़े भी ऐसे होते थे। वो कहते थे आप सही से खड़े हो जाएं, तो बड़ा सिखाया। पैर टिकाओ, मतलब पैर टिका के खड़े मेरी भी होना यही था। प्रॉब्लम। शुरू में जब काम शुरू किया था तो खड़ी होती थी तो ऐसे, मैं भी ऐसे खड़ी यूँ होती आपको दिखाती हूँ। होता पता है क्या है, ये देखिएगा, बंदा खड़ा होता है ना, अब बंदा घबरा रहा होता है तो बंदा ये कर रहा है, ऐसे ही है। अच्छा अब आपको नहीं पता कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि कर रहे होते हो। अब स्क्रीन पे इतना बड़ा फ्रेम है और बंदा घूम रहा है। पागल लगता है। अच्छा, और इतने मजे अच्छा, मुझे बाकायदा रिकॉर्ड करके एक दफा दिखाया डायरेक्टर ने गया। देखा कि ये देखो, मैंने कहा जी, पैर जम गए, पत्थर के हो गए। कहते अब हिलो, मैंने कहा अब आपने कहा हिलना भी नहीं है, बंदा करे तो क्या करे। आईज भी मेरी तो ना मतलब वो नहीं रहती थी, स्टेबल नहीं रहती थी, मैं मतलब नहीं इधर क्या उधर। कर रही होती थी। और वो अच्छा इतना एम्बैरेसिंग होता है जुगन कि 25 से 30 लोग सेट पे आपको देख रहे हैं और आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा वो ना बाज़ दफ़ा मजाक नहीं भी उड़ा रहे, उनको हंसी आ रही होती है, वो कोई मुंह छुपा के हंस रहा है, एक्टिंग की आई लाइन में आपको दिख रहा है वो आपके ऊपर हंस रहा है। तो इस तरह की चीज़ें थी। सही। तो फिर मॉडलिंग, प्रोडक्शन, होस्टिंग, ये कब हुआ? होस्टिंग तो अभी 3-4 साल पहले हुआ और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन होस्टिंग मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग में फिर भी आप रीटेक्स भी दे देते हैं, आप भूल भी जाते हैं, तो यू हैव दैट मार्जिन। बट होस्टिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए माशाल्लाह जिस तरह आप में है, जो आपकी वाइब है, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। तो ये जो है ना बड़ा दिल वाला काम है एक्चुअली। होस्टिंग आई थिंक, जो मेरे ख्याल से मुजम्मिल आप भी अग्री करेंगे कि ये ऑन द स्पॉट चीजें होती हैं, स्पॉन्टेनियस है। अब देखो एक यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है जिसमें बहुत से सवाल लिखे हुए हैं, लेकिन आपने गेज करना है। अगर आप स्क्रिप्ट को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे तो आपके इंटरव्यू की वाइब जो है ना वो बहुत चेंज हो जाती है, बहुत फॉर्मल हो जाएगी। मैंने आपको लेके चलना है कि आप किस डायरेक्शन में गुफ्तगू करना चाह रहे हो। सही कह रही हूँ, राइट, बिल्कुल। हाँ, और म्यूजिक में भी यही चीज होती है कि कंपोजर ने अपने
म्यूजिक को कंपोज ऐसे करना है, और अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर हो तो फिर आपने अपने टैलेंट को तरीके से लेके चलना है, ऐसे ही है ताकि वो रिलेट भी हो जाए और उसके हिसाब से ना बिल्कुल ऐसे कि अगले में क्या एप्टीट्यूड है, क्या पोटेंशियल है। ही राइट हर बंदे में हर चीज़ का पोटेंशियल नहीं होता। नहीं होता ऐसे ही अच्छा, सो होस्टिंग भी हो गई, अच्छा फिर मॉडलिंग भी, तो प्रोडक्शन की तरफ कैसे रुझान हुआ? अब जुगन बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग एम वर्किंग, तो समटाइम्स स्टार्टिंग में तो होता है ना, आपको जो कैरेक्टर मिला आप कहते हैं अच्छा मैं ये भी ट्राई करूँ, मैं ये भी वेरिएशन दूँ। अब थिंग्स आर यू नो डन मोर देन इनफ। अब मुझे लगता है कि जब से OTT स्पेशली जब से OTT कितना का अरसा दौर हो है, गया अब एक्टिंग करते हुए? पूरे 11 साल 11 साल। पूरे 11 साल। और अब मुझे ऐसा लगता है जुगन प्रोडक्शन में ये होता है कि ठीक है आप बहुत उस वास्ट उस पे नहीं जा सकते स्केल पे, बट एटलीस्ट जो चीज़ आप कंटेंट कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं खुद की प्रोडक्शन से। ठीक है, ये मुझे लगता है। बट डोंट यू फील कि प्रोडक्शन बड़ा मुश्किल काम है, इस लिहाज से प्रोड्यूस करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बेचना मुश्किल है। So true. गाना बनाना अब इतना मुश्किल नहीं रहा जितना गाना एग्जैक्टली मतलब कि पॉपुलैरिटी क्रिएट करना है। बहुत मुश्किल हो गया। एक तो चैनल्स इतने, और बंदा सोचे कि ज्यादा चैनल होने पे ज्यादा काम आएगा। हाँ, वो कंपटीशन और ऐसे गंगा ही उल्टी बह रही है कि चैनल्स बहुत से हैं जी, लेकिन काम नहीं आ रहा। चीज बिकती नहीं है। दिखती नहीं है। मुजम्मिल बनी बनाए प्रोजेक्ट, हाँ ऐसे ही बिकते है। नहीं है। और ये भी कि अच्छे भी, लेकिन वो क्राइटेरियाज इतने आ गए तो वो स्टैंड नहीं करी होती चीज़ हर जगह पे। So, बट मुझे लगता है OTT थोड़ा सा इजी है। लाइक अगर आप बहुत बड़े पे नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं अब देखिए ना, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जुगन, मतलब उनका देखा जाए तो DSLR और कैम वाला उनका एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल दे हैव देयर फोन्स एंड दे आर ऑन, और उनके पास फॉलोअर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए, ऑब्वियसली नॉट फॉर TV चैनल्स बट OTT के लिए समहाउ यू कैन मेक इट। जान अपनी जेब से पैसा लगाना, आप एज एन आर्टिस्ट पैसा बनाओ, फिर आप वो पैसा लगा, जिस तरह सिंगर्स बेचारों के साथ होता है, गाने पहले तो अपना पैसे कमाते हैं म्यूजिक से या जिस भी काम से, उसके बाद उसी पैसे को लगाते हैं मजीद अपने म्यूजिक को वो करने के लिए, वो हिट हो ना हो कोई वो एक गारंटी बात की कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ज़रा कंसर्न्ड नहीं थी कि मैं इस तरफ निकल रही हूँ, कहीं रिस्की काम ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए? अच्छा, मुझे ना आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मुझे ना वैसे ही थोड़े रिस्क हो जाते हैं, पता नहीं चलता। मतलब मैं इतना सोचती नहीं हूँ, हालांकि सोचना चाहिए। वो जब ख़राब हो जाता है ना काम, उसके भी थोड़े अच्छा उस वक्त भी मज़े के सब कह रहे होते हैं ना तुमने लॉस कर दिया, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, 2-3 महीने बाद जब प्रॉब्लम होती है मैं कहती हूँ हाँ वाकई लॉस हो गया। तो मुझे लगता है ज़िंदगी है ही नफ़ा नुकसान, तो जो एटलीस्ट हमें दिल चाहता है ना वो ट्राई कर लेना चाहिए। करना क्या चाहती हो? और ये सवाल आपसे भी है मुजम्मिल, चाहते क्या हो ज़िंदगी में? देखिए, एक तो होता है ना कि हम ये काम कर रहे हैं, हम कर ही रहे हैं जो कर, बट एक ख्वाहिश होती है कि यार दिस इज़ माई डिज़ायर, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गेट। आप भी सोचिए इसके बारे में, पहले आप जवाब देंगी फिर आप जवाब देंगे। जी अच्छा, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप वो सवाल पूछ रही हैं जो लोग नहीं पूछ रहे होते, पूछने चाहिए। जुगन मैं आपको बताऊं, प्रॉमिस मैं जो चाह रही हूँ ना, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट चाह रही हूँ, अब मैं मीडियम मेंशन करूँ ठीक है, दैट कुड बी अ फिल्म, दैट कैन नॉट बी अ ड्रामा। अगर वो OTT या फीचर फिल्म लाइक सिनेमा टाइप, अगर कोई मुझे ऐसा कैरेक्टर मिल गया ना जो मैं चाह रही हूँ, मैंने वो कर लिया परफॉर्म, मैं छोड़ दूंगी काम, मैं उसके बाद शायद काम भी ना करूँ। नहीं बट वो क्या है? क्लासिकल डांसर्स होती हैं ना, मतलब जो मतलब ओनली जो अपनी लाइफ सर्व करती हैं डांस के लिए, हाँ। तो उस टाइप की जो उनकी जर्नी होती है, बिकॉज हमारे माशरे में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अच्छा, मुझे ना वो अटायर बहुत अट्रैक्ट करता है, नाचने वाली कह के बात मुका दी जाती है, मुका दी जाती है, लेकिन इट्स अ टैलेंट, इट्स अ ह्यूज थिंग। आपकी सोच से बहुत, क्योंकि अगर आप कथक भी करें जुगन, माशाल्लाह से आप तो इतना आपने काम किया, आपको अंदाजा होगा, आपने इतने अच्छे कैरेक्टर्स किए। कथक इज़ नॉट एन ईजी थिंग, it takes all of your energy. Like मैं And there कभी are भी 8 डांसर का kinds of इसलिए Kathak. कैरेक्टर ना प्ले करना चाहूँ बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरे में वो सुर, इवन दो मैं बहुत शौक से म्यूजिक सुनती हूँ, जी, जी. एंड आई लव Because you are an artist. म्यूजिक, आपको भी पता है, Definitely. बट मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की प्रॉब्लम है कि मुझे डांस नहीं करना आता। हर बंदे में नहीं होता एप्टीट्यूड डांस करने का। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगी तो आप बहुत बेटे, अच्छा कर अब लेंगी। इतने 20 साल इंडस्ट्री को दे दिए, अब समझ आ गई है। देखो इट्स you are an लाइक artist ना, you are an artist. If you try, you can do that. ट्रू, बट द पॉइंट इज जो किया अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पंगा ना करूं तो जैसे आपका वो जो सॉन्ग था सजनी वाला, कितनी खूबसूरत आप जान उसमें उसमें आई थी। मॉडलिंग और एक्टिंग की ना, आ। अगर वो मैं खुद गाने की कोशिश करती तो इस वक्त That's a हम different story. उसी पे मेरा मजाक उड़ा रहे होते। अच्छा मुजम्मिल, क्या चाहते हो, ख्वाब क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैं तो जो मर्जी हो जाए, मैंने यही सोचा कि म्यूज़िक ही करना है, और जैसा कि मैं अपने गानों पे काम कर भी रहा हूँ। एक टाइम होता है, आर्टिस्ट मेहनत करता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे उससे खुशी मिल रही है, और एक टाइम आएगा कि सीन ऑन होगा इंशाल्लाह, और मज़ीद मेहनत करके अपना काम लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो करना तो यही है, जो मर्जी हो जाए। डन।
मैंने कहा ये पूछ लूँ ना, ये सवाल तो आप दोनों को पर्टेन करता है। बिल्कुल। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रिदा ने एक फिल्म के प्रोजेक्ट पे काम किया है। मैं उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में भी जानना चाहूँगी, ये भी जानना चाहूँगी कि व्हाट द फ्यूचर प्लान्स है। बल्कि किचन में भी जब सब तैयार है तो एक नज़र किचन में भी डाल लेते हैं। शेफ आमना इलियास के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी आमना। जी रेशमी हांडी बिल्कुल रेडी है, साथ में रायता है और अब इसको सर्व करने के लिए तैयार है। ये बताओ आपने ज़िंदगी में क्या करना है? जो भी मुझे आई करना नो है इट अच्छा साउंड्स लाइक अ करना है। फनी जी। क्वेश्चन। छोटी उम्र पे हमेशा पूछा जाता है बेटे बड़े होके क्या बनोगे? क्या बनना है? उसके बाद फिर कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, ये भी शायद हमारा मूड चेंज हो गया भाई। हाँ, ये भी नहीं कोई पूछता। और एग्जैक्टली। एक्चुअली पूछने का टाइम शायद यही होता है। हाँ, क्या करना है भाई अपनी जिंदगी में? अभी तो ये है कि जो भी अभी तक किया है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल किया है उसमें, तो आगे भी यही इरादा है कि जो भी करूँगी अच्छा करूँगी, जिसमें रिस्पेक्ट गेन की है आज तक भी, तो आगे भी जो भी होगा उसमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। ऑसम। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आमना, आपका भी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, रिदा आजकल जो एक फिल्म की बात चल रही है वो क्या है, उसकी क्या कहानी है, कुछ ये भी हम जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स मुजम्मिल से भी जानेंगे कि आजकल किन कामों में मसरूफ़ है। गाते तो हैं लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या कर रहे हैं ये भी जानेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुजम्मिल रियाज एंड रिदा इस्फानी हमारे साथ हैं। हम इन डायलॉग भी हैं, कुछ म्यूज़िक की भी बात हो रही है। ऑफ कोर्स रिदा, बेसिकली तो हम आपके करियर पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं। ये बताओ कि ये एक फ़िल्म की कुछ बात चल रही है, क्या मामला है ये? व्हाट इज़ दिस फिल्म, व्हाट इज़ द स्टोरी, क्या है ये? जी एक्चुअली मैं आपको जिस तरह जिक्र कर रही थी ना OTT सिनेमा के हवाले से ना, मतलब सभी कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऑफ़र हुई और उन्होंने UK से अप्रोच किया, तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कोई स्कैम ना हो, क्योंकि वो इतना बड़ा सारा मैसेज आया WhatsApp पे ना, और उन्होंने बड़े प्रोफेशनली सारी डिटेल्स लिख दी कि जी हम मर्डर मिस्ट्री फिल्म है और हम इस तरह शूट करना चाह रहे हैं और टिकटॉकर कैरेक्टर है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनसे बात करना शुरू की तो मुझे लगा कि लाइक प्रोफेशनल लगे बहुत। फिर उनके और भी अच्छा, बेसिकली वो खुद भी प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ नॉर्वे से थे, कुछ स्वीडन से थे, बट बेसिकली UK बेस्ड प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने क्योंकि वो खुद भी इन्फ्लुएंसर्स भी थे और वो एज अ टिकटॉकर और काफ़ी काम कर चुके थे अपने हिसाब से, तो वो चाह रहे थे कि कुछ अच्छा एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जिस अच्छा उस फिल्म में टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं और एक मर्डर हुआ है उस घर में, तो वो सब वहाँ पे पहुँचेंगे और इट्स अ मिस्ट्री और बहुत मज़े का है। तो अब शूट हमने किया है टोटल 8-10 दिन। हम नॉर्थ वेल्स गए, नॉर्थ वेल्स इतनी सर्दी, वहाँ पे जाके 1857 का वो घर था। जुगन आप सोचे इतनी बड़ी इसकी चाबी थी, इस जितना एक बेडरूम, 35 बेडरूम्स, क्योंकि आप सोचें पुरानी कंस्ट्रक्शन वो क्या तो होगी। ये फिर वहाँ का वेदर होनी है अभी ना? उसको रिलीज़ होने में 3 मंथ्स हैं। अच्छा, उसके जो डायरेक्टर है ना, आप उनको जानती होंगी। कौन? ही इज़ फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, आबिद अली साहब। क्या बात है। और इतने अच्छे एक्टर भी हैं वो। अभी उन्होंने वो दिल वाली गली में भी किया था और वो बहुत अच्छे, मोस्टली अच्छे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं। तो वो अच्छा, मज़े की बात, हम पाकिस्तान से 2 ही लोग थे। कराची पाकिस्तान से मैं थी एज एन एक्ट्रेस और लाहौर पाकिस्तान से आबिद अली साहब थे, लेकिन हम कभी भी नहीं मिले थे। जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, उनका वोकल इतना स्ट्रॉन्ग, आवाज़ इतनी अच्छी, बात करने का तरीका, मैंने कहा शुक्र है डायरेक्टर अगर आपका आपको कंफर्टेबल कर देना तो बाकी दुनिया कुछ भी करे, आपको पता है। फिर हम वहाँ पे गए, सबकी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पे, कोई कहीं से आया, कोई स्वीडन से, कोई नॉर्वे से। बड़ा मज़ा आया, हमने वहाँ पे वहीं पे रहे, शूट किया। अब देखिए अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है, अब ऑन एयर क्या आता है, लेकिन मैं और ये किधर ऑन एयर जाना है हमें ये पता है? OTT के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं। हाँ, तो चले ठीक है। तो हाँ, वो इंशाल्लाह वो लेकिन आप अपने सोशल मीडिया पे तो शेयर करती रहोगी ना? हाँ, मैं शेयर करूंगी जब वो मुझे इजाज़त देंगे, अभी रिवील नहीं किया हुआ उन्होंने। अच्छा, इसी के साथ देखो, क्योंकि ये टिकटॉकर और ये सारी चीज़ हम बात कर ही रहे हैं, जी क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती हो? देखो हम लोगों का काम, मुजम्मिल आपका काम, मेरा काम, सिंगर बेचारे तो सबसे टफ टाइम से गुजरते हैं, क्योंकि उनका गाना निकलता है, हिट हो गया तो सबने वाह वाह की, नहीं चला तो लोगों ने ऐसी फजूल कमेंट्स पास किए। आर्टिस्ट का भी कोई प्रोजेक्ट अगर हाई प्रोफाइल हो और वो कामयाब हो जाए तो क्या बात है, अगर नहीं होता तो फिर ऐसी फजूल बातें हमारी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करते हैं, मर्द हो औरत हो, कोई लिहाज नहीं करता। कैसे हैंडल करती हो ये? अच्छा, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, सिंगर हो, होस्ट हो, एक्टर हो, वो वैसे ही बहुत सुपर सेंसिटिव लोग होते हैं, थोड़े से ना ज़रा हट के लोगों से। अब फिर वही आप वाली बात कि लोग इतना पर्सनल हो जाते हैं। ठीक है, वेट गेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट हिट भी होता है, आप वाली बात, प्रोजेक्ट फ्लॉप भी हो जाता है। यार हम लोग फरिश्ते नहीं हैं, मतलब चीज़ें होती हैं। कोई ये नहीं सोचता कि उस जर्नी तक आने के लिए, या चलो जर्नी भी छोड़ो, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की होगी। शायद रातों को सोई नहीं होंगे, शायद डाइट की होगी, शायद मेडिसिन पे होंगे, शायद हेल्थ इश्यूज़ होंगे, कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज़, ऐसा जुगन 11 साल हो गए, पहले तो
हॉस्पिटल पहुंच जाती थी, हाय ये कह दिया, हाय वो कह दिया। अब मैं कहती हूँ कुछ भी कह दो, कुछ नहीं होता। खसमा नु खाओ। एग्जैक्टली, भाड़ में जाओ। मतलब क्यों हम अब मैंने वो क्राइटेरिया छोड़ दिया। पता है मजे की बात ये है, मुंह पे कभी कोई नहीं कहता। अरे कितनी सोशल दफा- मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पहले क्या होता था, हम लोग बाहर निकलते थे, कोई इंसान मुंह पे मिलता था, बड़े प्यार से पीठ पीछे कहता था, आया है चीपस्टर, आपके बारे में इस तरह की बात करता था, बंदा ना सुनता था, बंदा इग्नोर करता ना था, फर्क जिंदगी। पड़ता था। अब क्या बात है कि जिन लोगों में गट्स नहीं है आपके मुंह पे कुछ भी कहने के, वो सारे आपके सोशल मीडिया पे जाके आपकी लिख तबीयत देते सेट हैं। कर रहे होते हैं। हाँ, खुद उनका प्रोफाइल अल्लाह माफ करे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैंने ना सोच भी बड़ी नहीं रहे दफ़ा जब लोग कोई बहुत ही बदतमीज कमेंट पास करते हैं ना, मैं जान के जाके उनका चेक करती हूँ सोशल मीडिया। सही करती और 90% ऑफ द टाइम अनवेरिफाइड अकाउंट जिसमें उनके 4 फॉलोअर हैं और वो कोई 20 लोगों को फॉलो कर मैं रहे यही कहने हैं, और वाली उन्होंने अकाउंट ही इसलिए बनाया हुआ है कि वो दूसरों के साथ हाँ इस तरह का सलूक छेड़खानी करें, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता करने के लिए ना। और दिल दुखाना दिल दुखा कितनी बुरी बात है। इंतहाई बुरी बात है, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है कि लोगों का बड़ा दिल गुनाह। दुखाना, लोगों को हर्ट करना। हर्ट करना। मुझे लगता है आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, आप उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आप जाएंगे उसके प्रोफाइल में जाएंगे, आप कमेंट भाई करेंगे, ना तो time फॉलो निकाल करो, के- मुजम्मिल क्या कहेंगे हाँ, आप इसके अनफॉलो बारे कर में? दो। बिल्कुल ऐसे ही। खैर अभी तक इसको तो गाना ही नहीं आता, इसमें तो कोई टैलेंट नहीं है। और भाई मुंह पे आके कहना। ये बातें होती हैं, लेकिन राइट। हाँ। अब उसको उनको ये नहीं पता होता है कि ये कितनी मेहनत करी, जैसे आपने बात की है, ऐसे कितनी मेहनत करके पसीना। आगे आए हैं, प्रोजेक्ट बनाया है, उसको रिलीज किया, खुद पैसे लगा के सारी चीज़ें एज कर अ रहे हैं। सिंगर तो सारा कुछ अपनी जेब से खर्च होता है। ऑब्वियसली ऑडियो करने, वीडियो करने, सारी चीज़ें करें, लेकिन उनका कमेंट्स आएगा, पता नहीं क्या ही लिख देंगे, तो मैं तो इग्नोर ही मारता हूँ। अब और क्या ही कर सकते हैं अभी फिलहाल। सही लेकिन बात देखिए, हम अगर इग्नोर मारते हैं तो व्यूअर्स आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा देख लिया सा ख्याल करें। कर ये वही वाली बात है ना, वो बात लिखे जो आप अगले के मुंह पे कह सकते हैं। अगर आप अगले के मुंह पे ये बात नहीं कह सकते तो डोंट से इट। हम हमेशा कहते हैं दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपनी जात के लिए पसंद करते हो। तो कमेंट्स भी तो उसी की जुमरे में आते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही। अच्छा जुगन, मुझे ऐसा लगता है शायद इस पॉइंट पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, हम आवाम तो ये कर ही रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन हमारे अपने बड़े जो नामी ग्रामी एक्टर्स हैं, सीनियर्स, हम अपनी बिरादरी का नहीं लिहाज करते नहीं भाई। भाई होते। एक ड्रामा लगा, उस पे 4 लोग बैठ गए और जी वो तबसरे हो रहे होते हैं। मतलब अच्छा, जो कर रहा है ना तबसरा, उसका 20 साल 25 साल का खुद का करियर है, वो खुद टॉप पे रहा है, तो यार आपने भी वो तकलीफें शायद कभी बर्दाश्त की होंगी, तो आप खुद तो वो वाली बात, खुद तो बख्श दो। आपका जो खुद का एक काम है, आप उसको खुद बुरा कहोगे तो लोग तो तैयार खड़े हैं। आई एग्री विद यू। ये मैं कुछ ऐसे शोज चल रहे हैं मैंने आजकल भी जिसमें देखे हैं, हाँ। सिर्फ बैठ के दूसरे इंसान Criticism। के क्रिटिसिज्म क्या चीचड़े उड़ाए जा रहे हैं। चीचड़े उड़ाए जा रहे हैं। मतलब एक तो होता है ना कि आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात करते हैं, हाँ। एक होता है कि अगले को Target। पकड़ के बैठ गए exactly। और फिर उसकी ऐसी ऐसी बदतरीफियां की कि बंदा, मैं तो कभी कभी सुन के हैरान हो जाती हूँ कि यार ये कोई बात थी किसी के बारे में कहने वाली, की। exactly। एक बंदे ने 25-30 साल काम किया फील्ड में, आपने एक सेकंड में उसकी इज्जत को जीरो कर जीरो कर दिया। दिया। और आप खुद सीनियर्स हैं। हाँ, अब खुद गुजरे हुए हैं हर चीज से। पहले हम लोग टिकटॉकर्स को और इन लोगों के बारे में कमेंट करते थे, इन्फ्लुएंसर्स को, कि यार खुद तो इन्होंने कख नहीं किया और देखो बातें क्या कर रहे हैं। अब जब खुद सीनियर्स बैठ के जूनियर्स की बारे में बुरी बात, फिर तो कुछ देखिए रह ही हर नहीं इंसान की एक जर्नी होती है। मैंने भी बड़ी मिस्टेक, मैंने एक मूवी की, वो बहुत ही बुरी फिल्म थी, मेरा लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, हाँ। आई टुक इट हाँ, एंड आई एक्नॉलेज्ड इट एंड आई सेड जी मेरे से भांड हुआ। उसके मुझसे बाद भी फिर हुआ। मैंने नहीं की उस किस्म का कोई प्रोजेक्ट। मुझसे भी हुआ, हम सबसे गलतियां होती, और ऐसा फेस किया उसको अब आप मैंने। उस चीज को पकड़ लेके के बैठ जाए, कई इवेंट्स पे मिलेंगे, यार तुमने कितनी बुरी फिल्म, यार 50 लोग खड़े हुए, डोंट डू दैट। हमने तो मेहनत की थी ना, लेकिन वो नहीं लिहाज कर रहे होते। अच्छा, ट्रैवलिंग का आपको बहुत शौक है, हाँ, ट्रैवलिंग। क्या मसला है? अच्छा, जुगन, टिक के क्यों नहीं बैठती? मैं आपको क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पता क्यों कहती हूँ, ये क्यों इतना घूमती फिरती है, मुझे मौका ही नहीं मिलता है काम के अलावा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम रिदा? यार दिमाग का प्रॉब्लम। व्हाई आर यू सराउंडिंग ऑल ऑफ अस? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम मानेंगी, मुझे ट्रैवलिंग का शौक बिल्कुल भी नहीं था। चल झूठी। प्रॉमिस बाय गॉड, मैं रोजी पे हूँ। मैं आपको बताऊं, जब आपका कहीं पे दाना पानी नहीं, होता जान मेरी रोजी पे बैठी हुई है उस वक्त। हाँ, वो मेरी रोजी पे बैठ के झूठ ना बोलना। मैं कसम खुदा की आपको सही बात बताऊं, ट्रैवलिंग मेरे नसीब में ऐसी है, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं आज जाऊँ, मैं कल कहाँ होंगी। और यकीन करें, आपके अकाउंट में काश बहुत हमारी पैसे। जिंदगी में भी ये हमारी प्रॉब्लम्स जिंदगी में होती ये है। हो जाए हमें तो हमारा पता, सुबह हमने मॉर्निंग शो करना, उसको पता है कल स्टूडियो जाना ही और जाना। जुगन, आप यकीन करें, सिवाय कनाडा के मेरी सारी ट्रैवलिंग हो गई है, और 5-5 6-6 दफ़ा हो गई है।
और पता नहीं कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे अदर होम नहीं गई तो किधर गई भाई? ऑस्ट्रेलिया भी गई थी हो? ऑस्ट्रेलिया तो अफ्रीका भी गई थी हो? नहीं, अफ्रीका इतना मुझे नहीं, मुझे डर लगता है वहाँ, वो बहुत मसले हैं अफ्रीका, पता नहीं। मैंने खूबसूरत है मुझे पता है, लेकिन मुझे चांस मिला तो मैं चली जाऊंगी। और अब मैं सोचती हूँ कि जितना मैंने ट्रैवल किया मुझे वाकई शौक नहीं था। और आपको पता है मैं पैनिक पेशेंट हूँ। जहाज आप सोचें 24 घंटे, मतलब 15 घंटे पैनिक अटैक्स होते हैं आपको। कितना होता है आपको? Anxiety। अच्छा, मजे की बात आपने देखी कि ये खिड़की तो बंद है जहाज की, अब या तो यहाँ से कूद भी नहीं सकता। अच्छा, मैं वो वाली हूँ कि मेरे साथ अक्सर खवातीन बैठी होती हैं जिनको पैल्पिटेशन हो रही होती है और मेरा हाथ पकड़ा हुआ होता है और मैं लगी हुई होती हूँ फोन पे तसल्लियाँ दे, ना फिक्र करें, जहाज सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इससे ज्यादा चांस तो गाड़ी में होता है। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी छत गिर जाएगी rather than नेवर जहाज नो। लेकिन पता है वो पैनिक मेरा ना कंट्रोल है। I understand। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ मेरा सेट, लेकिन है। अग्रीड 100%। अब मेरे एक रिलेटिव है हमारी फैमिली में बड़े हैं, वो जहाज़ पे तब तक नहीं बैठ सकते जब तक उनको वो सेडेटिव का इंजेक्शन ना लगाया जाए। वो बिल्कुल जाने से पहले उनको वो 2-4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि ये काम रहे, क्योंकि वो अगर जहाज़ पे उनको पैनिक अटैक हो गया तो फिर यू कांट हेल्प, लिटरली आपको जहाज़ लैंड करवाना पड़ेगा, कुछ उनका हिस्टीरिया नहीं कंट्रोल में आता। अच्छा, आप दोनों की जिंदगियों में अभी क्या हो रहा है ये बताइए, ताकि आपसे गाना सुन के प्रोग्राम क्लोज करें। जी, अभी चिल हो रहा है जुगन, अभी चिल हो रहा है और मूवी का इंतजार हो रहा है। मूवी का इंतजार। और मैंने एक बात सोची, काम है यार, मूवी नहीं का है, नाम कोई तो बात बता नहीं। दे लड़की। दी अदर साइड, दी अदर साइड, दी अदर साइड। हाँ, ये वर्किंग टाइटल था, अगर चेंज हो जाता है माजरत, लेकिन हमने काम इसी वर्किंग और आप अपने सोशल मीडिया पे हमारे साथ शेयर करती रहेंगी कि मैं जरूर, जब वो मुझे अलाउ करेंगे। अभी एक भी Done। बीटीएस नहीं डाला है सितंबर से, आप सोचें कितना टाइम हो गया, बस मैं सब्र से बैठी हूँ। उससे मेरा सॉन्ग भी है। ऑसम, बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। थैंक यू, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में म्यूज़िक पढ़ा रहा हूँ और अपना स्टूडियो है, वो भी इंस्टीट्यूट ही है, वहाँ पे वोकल क्लासेस वगैरह और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमारा बच्चा उस्ताद भी बन गया, क्या बात है। कमल कहाँ से स्टार्ट किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कंपोजिंग भी कर रहे हो, अपना स्टूडियो और साथ साथ म्यूजिक भी और पढ़ा भी रहे हो। जी, क्या बात है। और अपने एल्बम पे भी काम चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द सुनने को मिलेगा आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, अब हमें क्या सुना रहे हो, उसी को सुनते सुनते आज के शो को कंक्लूड कर। एक रिसेंटली मेरा गाना रिलीज़ हुआ, दिल नहीं उलाना, बड़ा वायरल चल रहा है वो भी, तो वो आपको सुनाते हैं। ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गाइस।